Yes, started na? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो बातचीत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली गॉसिप, लॉ का क्लास माने गॉसिप का क्लास। लॉ में यार होता ही क्या है, वो उसका मार लिया, वो उसका मार लिया, हाँ यही सब तो बात होता है। चलो लॉ का गॉसिप स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, तो बेसिकली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। लॉ में एक्चुअली, गुड इवनिंग दर्श, गुड इवनिंग। बिजनेस लॉ में ना हम लोग एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने इन सिंपल, अगर कोई तुम्हारा हक का मार लिया तो तुम उनको क्या करो। ठीक है, हक का चीज मारने का समझते हो। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली चलो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है मार्केट में। सर आप हमेशा कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्टेड होते हो। यस सर, आप लोगों को पता है। अब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है बट आप लोग उसका कंट्रोवर्सी मत बना देना। ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ। ठीक है, घर जाके रास्ते में, है ना, या किसी चाय की दुकान में जाके बैठ के, हाँ सर बोल रहा था और फिर उसको लेके कि कहाँ किसके पास मार खा जाओगे फिर मेरा ही बदनाम हो जाए। हुआ क्या है सुनो, पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। किसके साथ हुआ है, बहुत बड़ा ब्रीच हो गया। पश्चिम बंगाल के आम जनता के साथ गद्दारी हुआ है। कैसा गद्दारी, गद्दारी माने ब्रीच, उनके साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा, बिजनेस रिलेटेड धोखा है। आप लोग फुटपाथ समझते हो, फुटपाथ में हॉकर समझते हो। सर न्यू मार्केट वाला। सर न्यू मार्केट, हाथी बागान, गुड़िया हाट, ठीक है, हर जगह में ममता दीदी, ठीक है, हर जगह में ममता दीदी हॉकर को हटा रहा है। चलो सर आपको क्या मैंने, अब आप लोग पूछ सकते हो सर क्या ये हटाना नहीं चाहिए। सर मैं आपको समझाता हूँ क्या है सिचुएशन। बेसिकली एक तरह का ब्रिज है, बट कहीं पर लिखा है क्या, न्यूज बहुत है। 48 आवर्स आफ्टर ड्राइव हॉकर्स बैक इन गुड़ियाहाट, हाथी बगान। ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक सीड्स आर बैक इन हॉकर्स स्टॉल्स अक्रॉस द सिटी डिस्पाइट ए बैन ऑन द इश्यूज। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें चल रहा है। क्या हुआ है, ये जो कोलकाता का स्ट्रीट में, कोलकाता ऑब्वियसली सिटी ऑफ जॉय कहलाता है ना। इंडिया में जितना बड़े बड़े शहर हैं, कहीं पर भी तुमको इतना मैंने बड़ा शहर नॉर्मली महंगा होता है कॉम्पेरेटिव, बट कोलकाता बड़ा होने के बाद भी सस्ता है। इसके पीछे कोलकाता का कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल कुछ डिसीजन है जिसके कारण कोलकाता सस्ता है। हाउ, जैसे मानो, सिंपल बोलता हूँ, मानो ये मेरा कोचिंग के, कोचिंग मत छोड़ो, सोचो इसको, सोचो कि ये कोई शोरूम है, ठीक है, दुकान है किसी चीज का। मानो एक रेस्टोरेंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं लाइसेंस लेके रेंट देके, ठीक है, इसको खर्चा करके मैंने ये लीगल ये वाला रेस्टोरेंट चलाता हूँ। ठीक है, रेस्टोरेंट क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोचिंग क्लास नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा ऑर्गेनाइज ही रहता है क्योंकि हर कोई कोचिंग नहीं चला सकता, है ना। लेकिन रेस्टोरेंट का खाना, मानो मेरा ये रेस्टोरेंट में चिकन रोल, एग रोल, चाउमीन, ठीक है, मुगलाई, जो भी कोलकाता फेमस चीजें हैं, बिरयानी सब बिकता है। बट मेरे दुकान के सामने फुटपाथ में, जैसे यहाँ पर जो अभी फुटपाथ भी बन गया, आंसर वन है, अनदर एक खुश खुश खबरी है, हम लोग के क्लास के सामने जो काम चल रहा था वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग आना जाना कर सकते हैं, चोट खाने का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बेडर आ सकते हो, ठीक है, निर्डर होके आ सकते हो। बहुत खतरनाक सिचुएशन था लास्ट 1 वीक से। तो ये जो सामने वाला जो फुटपाथ, हाँ हाँ, बोलो, कल से आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाना सर। सो अब मानो मेरे रेस्टोरेंट के सामने किसी ने, एक हॉकर ने दुकान बना दिया। क्या बना दिया, दुकान बना लिया। किस चीज का दुकान, वही रोल, चाउमीन, एग रोल, मुगलाई, जो कोलकाता फेमस स्ट्रीट फूड है। मैंने इतना मेहनत करके इसको बनाया, वो बंदा फ्री में इधर बैठ गया। फ्री में बैठ के कौन बैठा है उनको, पॉलिटिकल दादा लोग। ठीक है, पॉलिटिकल डायरेक्शन से ये होता है। ये जो आज गुड़िया हाट, एस्प्लैनेड, मैंने न्यू मार्केट, इतना जगह में जो हॉकर्स को हटाया जा रहा है, क्या ये हॉकर आज से था क्या। सर ये हॉकर तो सर सीपीएम जमाने से चालू हुआ है। इसको बिठाने का सबसे बड़ा जो लाइसेंस दिया है वो कम्युनिस्ट लोगों ने दिया है।
आज कोलकाता का फुटपाथ का मैक्सिमम एरिया, फुटपाथ वाला मार्केट जो है ना, फुटपाथ किस लिए है? फुटपाथ किस लिए है? हाँ, पेडेस्ट्रियंस के चलने के लिए जगह है, दुकान लगाने का जगह है, ऑब्वियसली ना। लेकिन हमारे कोलकाता में क्या किया गया, जो भी इधर उधर से बाहर के स्टेट से या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके जैसे भी लोग आया है, इनको जिंदगी बिताना है फॉर द ईज ऑफ डूइंग देयर लाइफ, सबको बोला गया कि आप एक काम करो, आप फुटपाथ में दुकान बैठा दो। ना क्वेश्चन उठता क्या सर, किसी को जिंदगी गुजारने का कोई परमिशन नहीं है क्या? कर सकता है सर। मैं कहाँ बोला कि गुजारने का परमिशन नहीं होना चाहिए? मैं बस इतना बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, सिस्टम क्या बोलता है कि आपको दुकान लगाना है, लगाओ ना, तो दुकान लगाने की एक जगह दो जो दुकान पर्पस में कॉमर्शियली वायबल होगा। फुटपाथ को एनक्रोच करके दुकान लगाने का क्या लॉ है? ये तो नियम तोड़ना हो गया। फुटपाथ बनाया गया था रास्ते में चलने के लिए, उसको बंद करके हम अगर दुकान बनाए तो ये क्या पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी? तो फिर रास्ते से लोग जाएगा, एक्सीडेंट तो होगा। ये जो बाइकर्स लोग मार देते हैं फुट बने पेडेस्ट्रियंस को, क्योंकि फुटपाथ में चलने का जगह नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाइक वाले लोग तो जाएगा जो इधर से। और फिर भी हम लोग जैसे लोग फिर भी बच जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी लोग जो एजेड हो जाते हैं उनको भी काफी दिक्कत होता है। ये सब करना नहीं चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है, ना तो कम्युनिस्ट लोगों को उनको बिठाना चाहिए था, और ना ही आज को दीदी को उनको उठाना चाहिए। धोखा है ना सर। 30-30, 40-40, 50-50 साल से सबका फुटपाथ में दुकान है। कोई कोई तो फुटपाथ के दुकान के साथ साथ पंडाल बना के घर भी बना के जी रहने के लिए। अंडरस्टैंड? नॉर्मल है, हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा है, बंगाल का आबादी तो भारत का सबसे घने आबादी वाला स्टेट है ये, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर इजीली लाइफ बीत सकता है, आप अपना जिंदगी बिता सकते हो। चलो अच्छा है, हमें ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए। ममता दीदी ऐसे बोला था कि कोलकाता को लंदन बनाएगा, बट अगर ये कोलकाता को लंदन की जगह झोपड़पट्टी भी बना दे, कोई इशू नहीं है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हर इंसान जी सकता है, झोपड़पट्टी भी सही है। हर कोई इंसान है, हर किसी को जीने का अधिकार है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप पहले बिठाओगे फिर उठाओगे, ये बंदा लोग जाएगा कहाँ? पहला बात तो ये गलती इनका नहीं है, ये गलती तो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कोर्ट को पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये ब्रिज नहीं है, धोखा नहीं है ये? अब इनका जिंदगी का ये जो अभी जो इनको उठाया जा रहा है, बदले में इनको सब्सटीट्यूट में क्या मिलेगा आई डोंट नो, क्योंकि ये सब कोर्ट ऑर्डर से हो रहा है। अच्छा, ममता दीदी 15 साल से सरकार चला रहा है, अभी तक उन पे हाथ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक है। इवन दीदी खुद बोला है, तुम लोग झालमुड़ी का दुकान लगाओ, चौपित दुकान लगाओ, चलो ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट, लेकिन तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर दीदी अभी क्यों हटा रहे सबको? क्योंकि ये दीदी के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर है। और ये बहुत दिन से ऑर्डर है, लेकिन अभी क्या है ना, ऑपोजिशन स्ट्रांग है हमारे स्टेट में। अभी किसी का अकेला का दादागिरी नहीं चल रहा है, अपोजिशन स्ट्रांग हो चुका है। पहले क्या था, कम्युनिस्ट के टाइम पे कम्युनिस्ट वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, स्पेशली फ्रॉम 1977 से लेके 2007-8 तक, मैंने 5-6 साल तक, जब तक ममता दीदी नहीं आया था, तब तक कम्युनिस्ट वाले बहुत ही स्ट्रांग थे। ममता दीदी आने के बाद सीपीएम अकेला हर जगह में अपना गुंडागिरी, अपना राज नहीं दिखा पाता, तभी तो हम लोग ममता दीदी को चूज करके लाए। लेकिन ममता दीदी आने के बाद ऑपोजिशन खत्म हो गया, ममता दीदी का अकेला ही राज चल रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा अलग हुआ है, 40% के आसपास का सपोर्टिंग बीजेपी से, 2-4% सीपीएम का अभी भी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं 50-50 में बांट गए। और जो इलीगल चीजें चल रहे हैं, उस चीज में बातचीत चल रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, हाईकोर्ट रिलेटेड लीगल प्रेशर है। तो वो सब चीजों का भी दीदी क्या चाह रहा है कि नहीं, ये सब चीजें नॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। और भी चीजें, हमें बहुत सारा और भी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, ठीक है। फिर उस पर बंगाली बिहारी बहुत सारा लड़ाई हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो अंडरग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, कि दूसरे स्टेट से भी काफी लोग आगे यहाँ पर अपना रंग जमा लिया है, वो सब मैटर भी यहाँ पर अंदर अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये आज नहीं सर, 100 साल से चल रहा है, 150 साल से चल रहा है, लेकिन आज इन लोगों ने नींद खुला है। लेकिन वो भी अभी एक चीज देखना है, कुछ एरिया में जहां पर अभी तक ये चीज, ये सब हटाने का काम चल रहा है ना, ये सिर्फ नरम एरिया में चल रहा है, गरम एरिया में अभी तक चला नहीं है।
तो समझे? ठीक है, सिर्फ नरम एरिया में फुटपाथ वाले को हटाया जा रहा है, गर्म एरिया में अभी तक हाथ नहीं लगाया। एक तरफा विचार होगा तो वो और बड़ा ब्रीच है सोसाइटी के लिए। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि सिर्फ हिंदुओं का फुटपाथ का दुकान हटा रहे हो, मुस्लिम का भी फुटपाथ का दुकान हटाना पड़ेगा। फुटपाथ का दुकान इलीगल है, सभी के लिए इलीगल है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का दुकान हटेगा और मुस्लिमों का दुकान रहेगा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हटाए तो सबका हटाए। ऐसे मैं सुना कि न्यू मार्केट में, सुना कि न्यू मार्केट में तो हिंदू मुस्लिम सभी होते हैं, तो उधर मुस्लिम का दुकान भी हटाया गया है, ऐसा मैंने सुना। बट मेटिया बुरुज, खिदिरपुर वगैरह में अभी भी कोई ड्राइव नहीं चला है। ऐसे ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये एक दिन का बना हुआ ना प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तो सर बार बार बोल रहे हैं कम्युनिस्ट लोगों ने बनाया था। सर आप लोग को ये सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा डिटेल्स में और नहीं जाऊंगा, ठीक है? तब आप बोलोगे सर पॉलिटिकल क्लास हो जाएगा। नहीं, पॉलिटिक्स मेरा करने का मतलब नहीं था। बात करने का मतलब था कि ब्रिज किसको बोलते हैं। देखो, ये जो लाखों फैमिली, मैंने हजार हजार फैमिली है इसके अंदर, एक एक फैमिली में 4 5 6 करके फैमिली मेंबर्स हैं। किसी किसी का तो घर तक प्रॉपरली नहीं है, खराब भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए ना बोलता हूँ कि चमचागिरी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। यहाँ पब्लिक का दोष है। पब्लिक का दोष क्या है कि किसी के, तुमको पता है, जानते हो ना, पब्लिक को सब पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन किसी का झंडा पकड़ने से ही उसको सुविधा। बस झंडा पकड़ो और जहां पर जब पॉलिटिकल रैली होगा वहां पर चले जाओ। आज क्या होगा? झंडा तो पकड़ा है सभी ने, कभी लाल पकड़ा तो कभी दीदी का तृणमूल का झंडा पकड़ा। कल अगर बीजेपी आएगा तो बीजेपी का भी झंडा पकड़ लेगा। तो ये भी पावर में नहीं है, कोई कोई तो ऑलरेडी बीजेपी का झंडा पकड़ा भी है ना? अब झंडा पकड़ने से ही स्पेशल काइंड ऑफ बेनिफिट, इलीगल बेनिफिट, इसका क्या मतलब? पब्लिक को भी समझना चाहिए, कभी भी तुम्हारा ये सब चीजें गायब हो सकता है। ये सब चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब ब्रीच होगा ना, उसका कोई क्वांटम एरर भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्वांटम एरर। मैं समझाता हूँ, चलो। ये तुमको समझ में आया रे? तेरा नाम मेरे को बोल। माया। ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है ब्रीच क्यों बोल रहे हैं? ब्रीच माने धोखाधड़ी। ठीक है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, पर अगर वादा नहीं निभाया तो उसे कहते हैं ब्रीच। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जांपल दिया, बट यहाँ पर हम लोग नॉर्मली बिजनेस लेवल एग्जांपल में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल बातें करना हम लोग का सिलेबस का मुद्दा नहीं है, बट पॉलिटिकल बातें करने से समझ आता है, इसलिए करता हूँ। और हुआ तो बिजनेसमैन के साथ ही ना, दुकानदारों को ही तो हटाया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स, अच्छा, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन नहीं हुआ था। ये सब बेसिकली एक तरह का माने इलीगल डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, ऐसे कोई नकली पेपर बना के, क्योंकि लोकल पावर बोल रहा है करने के लिए, तो ये दुकान मेरा है। जैसे मान हो सकता है हम में से ही किसी का फैमिली मेंबर का हाथी बागान में या न्यू मार्केट में दुकान हो ही सकता है ना होने का क्या है? हाथी बागान न्यू मार्केट में दुकान माने तुम सोच नहीं सकते कितना इनकम। सीरियसली, यहाँ पर मानो किसी ने अगर एसी शोरूम भी बना दिया ना, यहाँ पर एक एसी शोरूम से कम 10 गुना ज्यादा इनकम एक हाथी बागान या न्यू मार्केट या गौड़ियाहाट का फुटपाथ वाले दुकानदार कमाते हैं। आपका एसी शोरूम ने चुटकी में खरीदेगा, चुटकी में बेचेगा। फुटपाथ वाला दुकान मैंने को नॉर्मल मत समझो, तो मतलब वो फ्लावर मत समझ लेना, पुष्पा नाम समझ के। ठीक है, मैंने फुटपाथ वाला दुकान मैंने गरीब लोग है, नहीं गरीब तो वो लोग और है नहीं, जिनका भी फुटपाथ था दुकान, दे आर नॉट गरीब नाउ, बहुत कमाता है। इवन हम लोग जब ऐसे कस्टमर मार्केट जाते हैं, शोरूम छोड़ के फुटपाथ से ही लेना पसंद करते हैं। दैट्स अ ट्रूथ, नॉर्मल बात है। फुटपाथ में टी शर्ट, ऐसे टी शर्ट फुटपाथ में तुमको 150 200 में मिलेगा, दुकान में जाओगे 500 टका का स्टिकर चिपका देगा। मैं तो पूरा कॉलेज लाइफ पे, इंटर कॉलेज लाइफ में मैं पूरा धर्मतला और गड़ियाहाट का फुटपाथ का चीज ही पहना, क्योंकि और वही चीज बाहर के मैंने जब थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके वही शोरूम में लगा देता है, और काफी सस्ता में मिल जाता है। स्टाइलिश घड़ी वगैरह एवरीथिंग, बैग, ये जो कॉलेज बैग्स हैं, सब तो हम लोग फुटपाथ वाला ही पहने हैं हमेशा। क्यों? काफी सस्ता है। शोरूम में जाएगा 1500 2000 2500 दाम बोलेगा, फुटपाथ वाले के साथ बार्गेन कर सकते हो। 500 का दाम बोलेगा, फिर 200 में आएगा। ठीक है, तुम आराम से एकदम घर आके खुश हो जाओ, देखो 5 7 1500 बोला था, मैं बार्गेन करके 400 में लेके आया। तो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए, इसीलिए तो सिटी ऑफ जॉय है।
ऐसा सुविधा तुमको बैंगलोर में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा ऐसा सुविधा, इतना ज्यादा नहीं है। कोलकाता में जितना है इतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली में भी वही पुराना दिल्ली में हल्का फुल्का, बट नया दिल्ली में तो सोचो ही मत। मतलब ये जो लिविंग सुविधा है ना, तभी सिटी ऑफ जॉय। अच्छा, फुटपाथ का जो होटल लगाते हैं, फुटपाथ में जो खाना 50 टका में माछ भात का थाली या सब्जी थाली 30 टका में, 30 रुपीज में डीम थाली, कहाँ मिलता है? लेकिन हुआ किस तरह से, एक तरह से खराब भी लग रहा है, एक तरह से ये भी लग रहा है कि नहीं ये तो होने में, तो हम तो हमेशा बोलते हैं, मेरे मन में लगता है भाई फुटपाथ तो कभी भी इस तरह से दखल नहीं होना चाहिए। अगर शुरू से ही कुछ और करता तो फिर ये सिचुएशन आज ना हो। आप समझ रहे हो ना, एक सुपरमार्केट बना देता या कुछ भी, ये मार्केट एरिया है, लोगों को वहीं पर जाना हो। जैसे आप लोग देखना सर, यहाँ से जब आप लोग निकलते हो बस स्टैंड में जाते हो, आप लोग बस कहाँ पकड़ते हो? जहाँ बस स्टैंड का टर्मिनस है वहां पर, या फिर जहां पर आके बस वाला, मैंने आप लोग जहाँ रुकते हो बस, मानो कि पूरा जैसे केष्टपुर मोड़ में ही अगर आप देखो, आप जैसे ही रास्ते में चढ़े बस वहीं पर खड़ा है। बस का जो स्टैंड है वो कम से कम और 2 मिनट बाद है। बट क्या हम लोग, आप लोग बस स्टैंड में जाके बस में चढ़ते हो? नहीं। इलीगलिटी देखो कितना। अच्छा, बस स्टैंड क्यों बनाया गया? जहां पर बस रुकेगा। लेकिन बस कहाँ रुकता है? जहां पब्लिक रुका है। अच्छा, बस वाले लोग अगर अपने आप को बस स्टैंड में ही रुका था तो पब्लिक भी ऑटोमेटिकली बस स्टैंड में जाके ही रुकता। और फिर ट्रैफिक जाम जो होता है, ठीक है, उसमें एम्बुलेंस भी अटक जाता है। या ट्रैफिक जाम के आधा, मैंने 90% रीजन तो पब्लिक का इस तरह का इनडिसिप्लिन है। हाँ या ना? तो हम लोग कितना ज्यादा, इंडियंस कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन है और किस तरह का धोखेबाज है देखो। मैंने पॉलिटिकल लेवल से लेके आम आदमी के नॉर्मल लाइफ, यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे रहे। इवन हम लोग एज ए इंडिविजुअल पब्लिक, इस मैंने नागरिक के हिसाब से हम लोग भी तो धोखेबाज हैं। जिस मैंने, मानो सीपीएम ने मेरे को बैठने दिया, ठीक है, फिर बाद में दूसरा पार्टी आके हटा दिया तो हम उसका झंडा पकड़ लिए। मैंने इस तरह का प्रॉब्लम से ही तो प्रॉब्लम बढ़ रहा। अब आज नहीं तो कल चीजें तो सुधरेगा। कब तक? 50 साल 60 साल हो गया। कोई कोई तो इतना रो रहा है सर, 40 ईयर्स से उसका दुकान है, उसका जिंदगी वहीं पर बीत गया, बच्चा लोग भी बड़ा हुआ। अब तुम बोलो वो वहां से कहाँ जाएगा? सीरियसली इट्स वेरी पैथेटिक। ऐसे बोलने में खराब भी लग रहा है और लेकिन सच्चाई भी है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो लास्ट फ्यू क्लासेस में सर हम लोग एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट का एक रिसेंट घटना है, आप लोगों को बताना चाहिए था। अगर आप लोग सब फेसबुक व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में दूसरे चीज़ों में लगे रहते हो, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ शायद कम ही होते होंगे, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो बेसिकली रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात हो रहा है। रेमेडी माने जब कोई किसी को धोखा दे देता है तो उसके बाद क्या होता है। जैसे धोखा का कॉन्सेप्ट कैसा है, जैसे मानो आप दुकान से कोई चीज खरीद के लाए, दुकानदार ने आपको जो प्रोडक्ट देने का वादा किया था उल्टा प्रोडक्ट दिया। 1 नंबर प्रोडक्ट देना चाहिए था, आपने दाम दे के आया 1 नंबर प्रोडक्ट, लेकिन आपको दिया है उसने 2 नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने लेस क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दिया है, तो आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। ठीक है, मैं बोलता कुछ हूँ, मेरे को देता कुछ है, फिर घर आके सोचता हूँ ये बाबा मेरे को तो लूट लिया। ऐसा बहुत होता है सर, सभी के साथ कम बेसी, आप लोग के साथ नहीं होता? हाँ, होता है ना सर। तो जब भी ऐसा हो जाए तो एज ए बिजनेसमैन आपके पास क्या राइट है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेमेडी वही बताता है। राइट मैंने समझते हो ना, अधिकार। क्या होता है सर? अधिकार, आम आदमी का अधिकार, बिजनेसमैन का अधिकार। ठीक है, तो वो किस तरह से उनके साथ जब धोखा होगा तो वो किस तरह से अपना अधिकार मांग सकता है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में है, जिसमें आपको डिफरेंट ब्रीच के बारे में लास्ट दिन मैंने बोला था। जैसे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच, हाँ सर, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? कौन बोलेगा मुझे? कोई बोलेगा मेरे को एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? सब चुप, बस। ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, कोई समझ रहे सर? मेरे साथ धोखा मैंने, समझ रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन सुनने के भान कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो।
2-2 मिनट में भूल जा रहे हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, पिछले क्लासेस में डिटेल्स में समझाया था। Anticipatory breach occurs when the party declares its intention of not performing the contract before the performance is due. Thus, when a party refuses to perform a contract even before it is due for performance, it is called anticipatory breach. माने ड्यू डेट आने से पहले ही अगर मैं कोई काम को करने के लिए मना कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक ड्यू डेट आता है ना। जैसे मानो 10 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का डेट है, 10 जुलाई 2024 में, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके आपका ऑलरेडी आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन आप 1 तारीख को जाके इलेक्ट्रिसिटी, आज 1 तारीख है, आप जाके उनको बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि नहीं नहीं हम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, आप जाके बेसिकली पूरा बोल दे रहे हो कि ड्यू डेट तो है 10 तारीख को। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको बोलता है कि ठीक है जाइए, घर जाइए, देखिए अभी तो 7-8 दिन बाकी है, अगर पैसा जुगाड़ हो जाता है आइए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक का जो लाइन है वो भी हमें भी काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी चाहता है क्या कि अपना कस्टमर गवाए? कोई चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चाहेगा ना, तो कोई भी दुकानदार जो भी जिस तरह का भी काम करता है, कोई अपना क्लाइंट कस्टमर कभी भी गवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मौका तो हर कोई किसी को देता है। समझ में आ रहा है सर? इलेक्ट्रिसिटी वाले भी बोलेगा कि अभी भी 8-10 दिन टाइम है, देखो ना अगर पैसा जुगाड़ हो जाए, अगर आप पेमेंट कर देते हो तो फिर हम इसको ब्रीच नहीं मानेंगे, हम इसको ब्रीच नहीं मानेंगे। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या हो रहा है, जैसे मानो जो प्रॉमिसर है जिसने बोला था कि हम पेमेंट करेंगे टाइम पे, जैसे अब जब इलेक्ट्रिसिटी का लाइन लिए थे घर पे, जैसे आप लोग तो नहीं लेते, आपका माँ बाबा लिया था, है ना, लेकिन आप ही ज्यादा यूज करते। घर पे आपके लिए एसी लगाया गया, घर के आपके लिए QLED टीवी लगाया गया, हाँ, ताकि आप थोड़ा सा खुशी में रहे। आपके लिए करता है ना माँ बाबा, या खुद के लिए करते हैं? खुद कितना टाइम टीवी देखता है आप मुझे बताओ? रात को आते हैं 15 मिनट न्यूज देखते हैं फिर सो जाता है, लेकिन सारा दिन टीवी आप ही देखते हो, सारा दिन एसी का हवा आप ही खाते हो, हाँ या ना? अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो करता है ज्यादातर केस में। सर मतलब कोई कोई माँ बाप ऐसे भी होते, खुद के लिए भी करते हैं, आई डोंट नो। पॉइंट इज दैट कि एंटिसिपेटरी ब्रीच मैंने, समझ रहे हो, मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी का लाइन ले रहे हैं तो ये वचन दे रहे हैं हम कंपनी को कि हम आपको टाइमली पेमेंट करेंगे। अच्छा वो छोड़ो, पोस्टपेड सिम यूज करते हो? पोस्टपेड सिम यूज करते हो? हाँ, जियो का प्रीपेड पोस्टपेड भी तो होता है, यूज नहीं करते। अगर आप पोस्टपेड सिम यूज करोगे तो पोस्टपेड सिम का भी एक होता है ना कि सिम यूज करने के एक सडन टाइम के बाद एक ड्यू डेट आता है जिसमें वो बिल जनरेट करता है और आपको बिल का अमाउंट जमा करना पड़ता है। अगर आप पोस्टपेड सिम यूज करोगे मैंने यूज करने के बाद पेमेंट करना है, तो तभी ना, आप जब पोस्टपेड सिम आप ले रहे हो उसका टर्म्स कंडीशन तो कभी पढ़ते नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, ड्यू डेट निकल जाता है, पेमेंट नहीं करते, फिर बाद में वो पेनल्टी लगाता है, फिर हम चिल्लाते हैं ये लोग तो चोर है, पेनल्टी लगा रहा है, मेरा इतने का ड्यू हो रहा था, मेरा इतना बता रहा है। अरे भाई तुमने ब्रीच किया तभी ड्यू, वो आपके आप पेपर पेनल्टी लगा रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है कि ड्यू डेट आने से पहले ही अगर कोई भी बंदा अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जैसे आपने, जैसे हम, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि हमने वादा किया था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को या टेलीकॉम अथॉरिटी को कि मैं इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, बट मैं उससे पहले ही जाके बोल दे रहा हूँ कि नहीं नहीं हमसे पेमेंट नहीं हो पाएगा, हाथ खड़ा कर दिया, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच की टाइप तो भूले गई चीज ना कि सब एट ही तो मानेटर। देखो ना यहाँ पर कितना अच्छा एग्जांपल भी पढ़ा था मैंने। एक से फार्मर एग्रीज टू सेल टू बाय हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 टन्स ऑफ व्हीट। एक फार्मर के जमीन में क्या हुआ है सर? क्रॉप, क्रॉप मैंने, अरे वही जो भी उगाता है सर, धान चाल दाल एनीथिंग, ठीक है। तो एक से फार्मर एग्रीज टू सेल बाय हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 टन्स ऑफ व्हीट, ठीक है। व्हीट बने जिससे बनता है हमारा प्यारा सा आटा, फिर उस आटा से हम बनाते हैं रोटी, आप लोग खाते हो पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए भी आटा ही चाहिए ना सर, आटा को थोड़ा रिफाइन करने से बनता है मैदा, ठीक है। आटा से फाइबर निकाल दो तो बनता है मैदा, फिर उस मैदा से बनता है पिज्जा, जो खा के होता है रेगुलर खाने से होता है कॉन्स्टिपेशन।
आप लोगों को रोटी खाने का तो मन नहीं होता है? हाँ सर, पिज़्ज़ा खाने का ज्यादा मन होता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिंग पे। तो जैसे आप बोल रहे हो आपको नहीं होता हो, अरे खुद को होता है तभी तो आप लोगों के ऊपर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो, एक से फार्मर एग्रीज टू सेल वाई हिज एंटायर क्रॉप ऑफ 10 टन्स ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 8,000 पर टन टू बी डिलीवर्ड ऑन 20th अक्टूबर, और 1st अक्टूबर एक इन्फॉर्म वाई दैट ही इज नॉट गोइंग टू सप्लाई दी। बात था 20 तारीख को काम को कंप्लीट करने का, ये बंदा तो खबरें 1 तारीख को ही बोल रहा है कि हमसे सप्लाई नहीं हो पाए। अभी भी 19 दिन हाथ में था, तो टाइम देख लेता, लेकिन नहीं, पहले ही हाथ खड़ा, 19 दिन पहले ही हाथ खड़ा कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये भी ब्रिज है, आपने वादा किया था पर वादा को बहुत पहले ही, ड्यू डेट आने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो एक्सेस कमिटेड, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रिज। ठीक है, एंटीसिपेट माने किसी भी चीज को पहले से भाप लेना, किसी भी चीज को पहले से भाप लेना माने बाद में होना था, बट अगर आप उसको पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा या आपसे हो पाएगा, कोई भी चीज को पहले से सोचने को ही बोलते हैं एंटीसिपेशन। जैसे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जानते हो ना सर, इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीता, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑब्वियसली सर, ये देश के लिए बहुत बड़ी मोमेंट। सो रोहित शर्मा द कैप्टन, क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। तो रोहित शर्मा का ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि रोहित शर्मा इतना फेमस कैप्टन, अच्छा वो अच्छा कैप्टन है ये पहले से ही पता था। मुंबई इंडियंस का जब वो खेला है, मुंबई इंडियंस के लिए काफी बार उसने जिताया। और रोहित शर्मा का टैलेंट का सबसे बड़ा चीज क्या जानते हो? धोनी के बारे में हम लोग बहुत सुने, बट फिलहाल धोनी को साइड कर, वो अपना जिंदगी जी लिया है। ठीक है, नाउ फुल फोकस गोज टू रोहित शर्मा। ये वाला एक्चुअली, ये एंटीसिपेट वर्ड जो है ना सर, ये वर्ड एक्चुअली रोहित शर्मा के साथ बहुत ज्यादा है, एंटीसिपेशन। रोहित शर्मा किसी भी चीज का सिचुएशंस को पहले से भांप सकता है कि कब उसको क्या करना चाहिए ग्राउंड पे। ये चीज उसका मेन पावर है, जिसके कारण आज रोहित शर्मा बना है, लीडर बना है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना है। ठीक है, और दैट इज द रीजन इंडिया को कप भी मिला है। समझ में आ रहा है? ऐसे लास्ट 13 साल में 11 बार इंडिया ने फाइनल खेला है और 10 बार मैंने इंडिया ने हारा और लास्ट बार इंडिया ने जीता। ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स में देख रहा फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, 13 ईयर्स। फाइनल बहुत बार गया पर इंडिया जीत नहीं पाया, तो बार बार एक ही प्रॉब्लम हो रहा था, वो एंटीसिपेशन का इशू। मैंने पहले से किसी भी चीज को हम लोग भाप नहीं पा रहे थे, जो इस बार वो क्लिक करके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पॉइंट इज व्हाट, एक से फार्मर 20 तारीख को बोला था कि मैं पेमेंट करूंगा या क्रॉप बेचूंगा, लेकिन 1 तारीख पे बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाए। तो जो काम 20 तारीख को करना था वो आप 1 तारीख को क्या कर रहे हो, कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। ये कैंसिलेशन यहाँ पर क्या काम करेगा, ब्रिज का काम। तो ब्रिज होने से फिर वाई जो है, जिसको वादा किया गया था, ठीक है, वाई के पास राइट आ जाएगा, वो एक्स के ऊपर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम करेगा, लॉस क्लेम करेगा। अब ये लॉस कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक्स वाई को प्रोडक्ट ना देने के कारण या क्रॉप ना देने के कारण बिजनेस में वाई का कितना लॉस हुआ है। फिर ये सब बात कोर्ट में डिसाइड होता है। कुछ होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ होता है एज पर नेगोशिएशन, और कुछ होता है कोर्ट डिसाइड करता है। वही सब चीजें आगे आगे बताऊंगा सर। अब लोग सब इतना चुप हो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट दिन मैंने ये सब टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया था ना? मैंने मेमोरी इतना जल्दी जल्दी डिलीट करने से नहीं होगा सर। यस सर। हाँ, ऑनलाइन में आवाज आ रहा है, पढ़ाया था। चलो, कम से कम तसल्ली तो मिला मेरे को। ठीक है, ऑनलाइन में मेरे को आवाज आया कि हाँ सर हमने पढ़ा था या आपने पढ़ाया था। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, और एक ब्रिज था सर। एक तो सर एंटीसिपेटरी ब्रिज है, और दूसरा एक ब्रिज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ड्यू डेट में आ गई, मैंने जिस दिन डेट था सेम डे पे आके अगर आप ब्रिज करते हो, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअल ब्रिज माने जैसे मानो कोई पर्टिकुलर डील आज ही था और आज ही ब्रिज कर रहा है, तो जिस दिन डील पक्का होना था उसी दिन आके ब्रिज कर। मैंने यहाँ पर ड्यू डेट आने से पहले वाला क्या था, एंटीसिपेटरी ब्रिज था, वो पहले ही हो गया था।
जैसे मान के अपना हर्ष को किसी ने प्रपोज करने के बारे में बोला कि 14 फेब को प्रपोज करेगा, ये सब एग्जाम्पल देने से आप लोगों को अच्छा लगता है। 14 फेब क्या है? वही दिन जिस दिन का इंतजार होता है सबको। तो इसको किसी ने बोला था कि ठीक है 14 फेब को देखते हैं, और 14 फेब को आगे प्रपोज करने की जगह कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया सर? एक्चुअल ब्रीच। ये बंदा तो एकदम फूल वूल लेके खड़ा है, ठीक है, और आया ही नहीं। समझ में आया? अब कभी नहीं भूलेगा एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। ब्रीच माने ब्रेकअप, आप लोगों की लैंग्वेज से, ठीक है। एक ब्रेकअप सॉन्ग भी आया था ना, सुने ब्रेकअप सॉन्ग? हाँ, अरे वो कौन सा मूवी है? मूवी का नाम बता। है दिल है मुश्किल, है दिल है मुश्किल ना, है दिल है मुश्किल, ऐसा करेगा ना। अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या रॉय और रणबीर कपूर। हमें राइट सर? ब्रेकअप्स ना, सॉन्ग भी क्या है? ब्रेकअप्स। जोड़ने, दिल जोड़ने का बात नहीं करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड सिर्फ दिल तोड़ने का बात करता है। क्यों? क्योंकि जोड़ने वाला स्टोरी खाता नहीं है, तोड़ने वाला स्टोरी मार्केट में चलता चाहता है। जानते हो? ये जो मूवी जो मार्केट में चलता है, मूवी का भी साइकोलॉजी है। तुम बहुत अच्छा अच्छा बात करो, सब कुछ जोड़ने का बात करो, मूवी हिट नहीं होगा। तुम अच्छा स्टोरी दिखाओ, हिट नहीं होगा। स्टोरी में तो गंदगी दिखाओ, हाँ, मसाला मैंने ऐसा मसाला जो रियल लाइफ में एक्चुअल में नहीं होता है, बट वो लोग ऐसा कुछ करेगा कि वास्तव में वही होना चालू हो जाएगा। ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। यूथ को बर्बाद करने का सबसे बड़ा ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो बॉलीवुड में लिया। तो जैसे आपने कभी नहीं देखा, हाँ मैं भी देखा रे बाबा, और हम भी देखे हैं ना समय के साथ साथ कैसे बर्बादी हुआ है। और ये सब ऐसे मैंने ये सब यही लोग किया है, ये बॉलीवुड वाले ही किया है। मैंने स्टोरी में, मेरा कहने का मतलब है ठीक है दिखाओ ना। एक्चुअली क्या है ना, मूवी क्या है ना, मूवी समाज का कैरेक्टर बनाता है। मूवी कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ अपने जगह में, लेकिन इतना करोड़ कमाने के बाद अगर उस समाज को कुछ देता है तो फिर वो मूवी सच में सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन अगर इतना सारा चीज इनकम करने के बाद अगर वो समाज को तोड़ने वाला ही बात करता है, ठीक है, तो वो मूवी कुछ दिया नहीं सर, बस लिया ही। समझे? आप लोग नहीं समझो, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, अगर रियलाइजेशन आए तो समझ पाओ। ऐसे ये आप लोग जिस एज में हो, इस एज में बॉलीवुड का गंदगी समझने का आप लोग अभी भी पावर नहीं आए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा संवेदनशील बनोगे, माने सेंसिटिव बनोगे, तो शायद कुछ चीजें देख पाओगे। ये लोग मैनिपुलेटिव, माने हमेशा ना जो भी स्टोरी दिखाया है आज तक, हर स्टोरी के पीछे ना एक कॉन्सेप्ट काम किया है। ये जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, साउथ मूवी अपने हिसाब से चला है, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड तो अपनी एक तरीका के चला है। लेकिन आजकल देखो बॉलीवुड का मार्केट अच्छा नहीं है, पहले जैसा नहीं है बॉलीवुड का मार्केट। बॉलीवुड का हर एक मूवी जैसे ही मार्केट में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हिट हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? इवन बड़े बड़े स्टार का मूवी में हिट नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि पहले जो भी, पहले तो कुछ भी बकता था वो भी 400 करोड़ का पैसा कमा के चला जाता था। क्या आके कोई आके हाथ फैला देता था, ठीक है, तो 500 करोड़ कमा लिया। कोई आके बस क्या बोलते हैं, दो चार क्या फालतू डायलॉग बोल देगा ऐसे पैंट के यहाँ पर हाथ लगा के, हाँ, फिर वो भी 500 करोड़ कमा के लेके जाएगा। कितना अच्छा अच्छा एक्टर, अच्छा अच्छा मूवी करके जाएगा, कहानी बोल के जाएगा, स्टोरी में अपना एक्टिंग दिखा के जाएगा, उनका मूवी हिट नहीं करेगा। अब मेरा बात को बुरा मत मानना, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग फैन फॉलोइंग बेस बहुत होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी समय बदल चुका है, लोगों का टेस्ट बदल चुका है, और सबसे बड़ा बात कॉन्सियसनेस आया है। इसीलिए बॉलीवुड का हालत खराब हो रहा है। हालत खराब का मतलब क्या? अब बेसिकली ये बॉलीवुड को मैसेज है कि आप बदल जाओ। मार्केट तो आपका, वो एरिया तो रहेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा, बट कहानी क्या चलेगा अब पब्लिक डिसाइड करना चालू किया। पहले नहीं था ऐसा। पहले तो मैं अपने फ्रैंकली बता रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान का जो मूवीज होता था, अक्षय कुमार जो भी हो, सेम काइंड ऑफ मूवी हर साल आता था, ठीक है। कोई दिवाली में लाएगा तो कोई ईद पे लाएगा, ठीक है, बस एक ही तरह का मूवी, वही एक्शन, हाँ, चार पांच डायलॉग, कोई कुछ नहीं है, हिट, सुपर हिट। लेकिन जो स्टोरी है, जहां पर कहानी है, कुछ नहीं। 50 करोड़ भी मैंने सांस लेते लेते कमा रहा है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हम, राजकुमार राव जैसे हीरो भी है, वो भी अच्छा अच्छा स्टोरी पे परफॉर्म करते हैं।
लेकिन उनका मूवी कहाँ आजकल लेकिन चला है ना, राजकुमार राव जैसे लोग भी हीरो बन सकता है, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बेसिकली भी लोग कहानी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, स्टोरी को, परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल का जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम हुआ है। बस यही बात कर रहा था कि समय के साथ साथ क्यों बॉलीवुड बिगड़ा है और क्यों बॉलीवुड अभी रेक्टिफिकेशन में चल रहा है, वही चीज समझाने है मुझे। ओके, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में बात हुआ, मैंने जिस दिन डील होने का बात था उस दिन डील तोड़ के चला गया, मैंने डील होने के दिन पे डील तोड़ के चला गया। डील के दिन पे डील, डील और डील समझते हो ना, डील माने बिजनेस का वादा को डील बोलते हैं, और दिल माने हमारे हिंदी या उर्दू में बोलते हैं ना, हार्ट को दिल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी एक्चुअली प्योर हिंदी में दिल नहीं बोलते, हिंदी या बंगाली में बोलते हैं ना हृदय, ठीक है। वो एक्चुअली हिंदी में भी हृदय बोलते हैं, ठीक है। दिल माने बांग्ला में बोलते हैं हृदय, मेरा हृदय तोड़ दिया, हृदय छेद छेद कर दिया मेरे हृदय। क्या हुआ था इसमें, एक एग्जांपल पढ़ा दो। देखो, एक सेक्रेटरी से लुआई 10 tons of wheat of 8,000 टन to be delivered in 2 equal installment 20th अक्टूबर एंड 21st अक्टूबर, 20 तारीख और 21 तारीख दोनों दिन में व्हीट सेल करने का वादा किया। 20 अक्टूबर जैसे ही आया, एक्स बोल रहा है कि भाई हम तुमको कुछ दे नहीं सकते। चलो अगर नॉर्मल दिन में हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के शादी में या फंक्शंस के दिन होता है, क्या हालत होता है बोले तो, मानो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है और तुमने जिस ग्रोसरीज के साथ डील किया था कि भाई मेरे घर पे मेहमान आएगा, 200-500 लोग इनवाइटेड है, ठीक है, तो कितना लोगों को खाने का सारा बंदोबस्त किसी को आपने बोल के रखा, और उस पर्टिकुलर डे में जिस दिन सप्लाई करना था आपने सारा मैंने आयोजन करके बैठे हो, और वो बंदा कुछ भी नहीं भेजा, और ऊपर से मैसेज करके लिखता है सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, आई एम नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स, आपका लॉस होगा कि नहीं होगा। हमें शादी का पंडाल बनाना होता है ना, जिसको लोग बंगाली में बोलते हैं पैंडल, ठीक है। तो शादी का पंडाल बनता है, तो पंडाल के लिए वो क्या बोलते हैं इसको, जिनको देते हैं उनका एक नाम होता है, क्या नाम होता है सर, इवेंट, आजकल तो बड़ा नाम है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, बट लोकल में उसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं बोलते, डेकोरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो अलग अलग लेवल में, मिडिल क्लास के लिए डेकोरेटर्स, ठीक है, या लोअर मिडिल क्लास के लिए डेकोरेटर्स, लेकिन रिच लोगों के लिए ये डेकोरेटर्स नहीं होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। समझे, नहीं समझ में आया, एक ही काम है, बस अलग नाम से बोला जाए। इवेंट मैनेजमेंट में वो पूरा एंटायर इवेंट को मैनेज करेगा। तो गांव साइड में भी तो होता है, जो बंदा पंडाल बन रहा है वही बंदा सारा चीज अरेंज भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन उनको हम लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज नहीं बोलते, उनको बोलते हैं डेकोरेटर वाले, जिनके वहां से खाने का लिए जो कंटेनर होता है वो सब आएगा, चेयर्स आएगा, तिरपल आएगा, ठीक है। और इवेंट मैनेजमेंट आजकल फैंसी वर्ड है, ठीक है। मानो इको पार्क में शादी होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बुला लो, इको पार्क के आसपास में एक एरिया को पूरा कवर करके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पूरा प्रोग्राम करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सच धज के आ जाओ, जितना पैसा देना है उनको दे दो। अब मानो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उस पर्टिकुलर डे में गायब, कहाँ ढूंढोगे अभी, तब मंदिर में जाके शादी करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर, ठीक। तो ये सब चीज आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बोला था, कॉन्सिक्वेंस भी बोला था सर, एक्चुअल ब्रीच का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये सब बोला था। तो सर बोले थे तो फिर से काहे बोल रहे? सर मेरे को बोलने का कोई इच्छा नहीं था, जानते हो ना, ये कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है बोल के रिपीट करना पड़ा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यहाँ पर मैंने रेमेडी भी स्टार्ट किया, फिर शूट फॉर डैमेजेस, और उसके बाद आया था सर ये वाला पॉइंट, एक्चुअली मैं बोला था कि कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73, इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, स्पेशल डैमेजेस का कॉन्सेप्ट आता है, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस का कॉन्सेप्ट आता है, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, ठीक है, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट, और उसके बाद अच्छा फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर इंजंक्शंस, शूट फॉर क्वांटम हेरोइक, ठीक है। ये 3-4 तरह का पॉइंट है जिसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करना जरूरी है।
माने अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है तो धोखा का धोखा माने जो भी माने जिसने वादा करके वादा नहीं निभाया और बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो लॉस का भरपाई करने का ऐसा नहीं है कि सभी केस में एक ही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट केस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आया सर? बात समझ में आ रहा है ना, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो मीनिंग ऑफ रेमेडी, रेमेडी माने बेसिकली मरहम पट्टी कर, मरहम पट्टी समझते हो? मरहम पट्टी माने मॉलम लगा, मॉलम समझते हो क्या? हाँ, चोट लगने पे जो लगाया जाता है। कौन सा चोट? दिल की चोट? नहीं, अभी तेरे को ब्रेकअप करवाया, मेरे को लगा तेरे को दिल का चोट लगा होगा। बचपन में जब कॉलेज लाइफ में ये चोट लगने के ऊपर हम लोग एक वो शायरी होता है ना, शायरी समझते हो? शेर शायरी नहीं करते हैं, हाँ, कविता स्टाइल में। बंगाल साइड में तो ये थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, शेर शायरी बोलते हैं उसको, शायर शायर, ठीक है। तो इसमें एक शायर था, एक शायरी था, उसका ऐसा नाम था कि थोड़ा सा याद आ रहा है अभी, इसने बोला था इसमें। तो देखिए वो बेसिकली आशिकी होता है ना, मैंने बेसिकली एक दूसरे को प्यार करता है पर धोखा दे दिया, ठीक है, तो उसकी तरह है। तो ऐसे ही धोखा से एक शायरी याद आया, तो उसमें हम लोग बचपन में पढ़े थे मतलब वैसे ही बातचीत कि एक बेवफा के मरहम पर मलहम लगाने हम गए, मलहम ना मिला पर मरहम गए। वाह 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 वाह, ठीक है। तो हम ज्यादा नहीं करेंगे कभी कभी ये सब निकल के आ जाता है, कोई बात नहीं सर। तो ये बेसिकली ये वही तरह का है, किसी ने तुम्हारे साथ बेवफाई कर दी, लेकिन ये बेवफाई कैसा है? बिजनेस का बेवफाई, ठीक है। कोई तुम्हारे साथ धोखा कर लिया, तो तुम्हारे रेमेडी का मतलब बता रहे, रेमेडी इज द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी। जिसके साथ धोखा हुआ है वो क्या कर सकता? क्या उसको मलहम पट्टी मिलेगा या खुद ही मर जाएगा? ठीक है, तो वो शायरी याद रखना, एक बेवफा के मरहम पर मलहम लगाने हम गए, मलहम ना मिला पर मर हम गए, समझे? तो बेसिकली ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में था, बाकी आप लोग जो समझो। Now point is that a remedy is the course of action available to an agreed party, that is the party not at क्या डिफॉल्ट, जिसने गलती नहीं किया है। अरे भाई तुम्हारे साथ अगर किसी ने ब्रेकअप किया है तो गलती तुम्हारा है कि गलती उनका है? तुम तो राजी थे, तुम तो अपना वादा निभा रहे थे, वादा जिसने निभाया गलती उसने किया है। यहाँ पर बिजनेस के केस में जिसने वादा निभाने के लिए रेडी था उसके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके तरफ से है? जिसने आपको वादा करके नहीं निभाया, चाल भेजने के नाम पे चाल नहीं भेजा, डाल भेजने के नाम पे नहीं भेजा, आईफोन भेजने के नाम पे नहीं भेजा, जो भी बिजनेस का डील था, है ना। चाल डाल आप लोगों को पसंद नहीं है, आईफोन पसंद है तो आईफोन का नाम ले लो, ठीक है। एग्रीड पार्टी माने जिनके साथ धोखा होता, जिनके साथ धोखा, और उसी का रेमेडी के लिए आप ढूंढते। फिर उस रेमेडी के बारे में सेक्शन 39 अलग अलग सेक्शंस में उसका, कौन सा सेक्शन, ये सेक्शन याद भी रखना पड़ता है, 1872 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब रेमेडी के बारे में बोला। इसका एक पॉइंट है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन मींस राइट नॉट टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस, राइट नॉट टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस। मैंने ये भी डिस्कस मैंने किया था, मैं समझाता हूँ। मैंने जो वादा आपका, मैंने बेसिकली अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आगे आप भी अपना परफॉर्मेंस ना दें। सिंपल बात है, एक पर्टिकुलर डे पे आप उनसे मिलने के लिए वादा किया था उनका, ठीक है। आप तो पहुंचे पर वो नहीं आए, और इवन एक चिट्ठी या मैसेज तक नहीं किया कि क्यों नहीं आ रहा। तो ये तो एक तरह का इशारा है ना। फिर बाद में मानो वो फिर आपको क्या कर रहा है, नचा रहा, सिंपल बात है, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट दिन किसी तरह से फुसला के फिर मैसेज कर रहा है, लेकिन आपको उस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ वैसा ही किया था तो आपको भी टिट फॉर टैट करना चाहिए। ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही तो कह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि दिल के मामले में हम लोग बड़ा लेकिन बिजनेस के मामले में हम कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोग सेम ऑफ वही गड़बड़ करते हैं, जानते हो ना। धोखा खाया, मैं लास्ट दिन एग्जांपल दिया था मेरे पापा का,
एक नहीं बोला, याद है आप लोगों को, मेरे पापा ने एक बिजनेस डील किया था, सिर्फ पापा बिजनेस मैन है सर, तो मेरे को याद है तब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, किसी को पहले 1.5 लाख करके, मैंने टिम्बर का काम था, तो एक एक गाड़ी का सामान बेचा कोलकाता में ही, ठीक है, तो लकड़ी बेचता गया 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी माल दिया, पैसा वापस मिला, ठीक है, पापा बड़ा खुश हो गए, घर पे आके एकदम बहुत खुश में है, बिजनेसमैन को पैसा आने से बिजनेसमैन को खुशी बहुत मिलता है, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन, ठीक है, अपने डेली लाइफ में अगर उनके पास पैसा नहीं आता, अगर वो कभी देखोगे कि डिप्रेस में है, तो कुछ नहीं, उनको समझ लेना, पूछना मत कि क्या हुआ है, समझ जाना कि पैसा नहीं आया तभी वो दुखी में, यही बिजनेसमैन का नॉर्मल एटीट्यूड होता है। सो पॉइंट इज कि पापा ऐसे 3 बार 4 बार ऐसे सामान भेजा उसको, जो भी गुड्स का डील था, बेसिकली पापा टिम्बर मार्चेंट है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑक्शन के चीजें खरीदता था और कोलकाता में डिफरेंट मार्चेंट को बेचता था, ठीक है, मेरे नेटिव से, ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट में ऑक्शन में माल खरीदता था और कोलकाता में बेचता था, ये मेनली काम था, अभी भी करता है। सो पॉइंट इज कि 3 बार 4 बार दिया, कम कम अमाउंट का था, पैसा सारा दे दिया, अब एट ए टाइम में 5 लाख का सामान था, 5 लाख का पूरा, 1 2 गाड़ी सामान लिया, 2 3 गाड़ी, ठीक है, तो पापा ने थोड़ा डिस्काउंट भी कर दिया, क्योंकि एक साथ इतना सारा ले रहा है, चलो थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं, जहां पर कम से कम 5.5 लाख का होना था, 50,000 डिस्काउंट कर दिया पापा, कि चलो इतना सामान बहुत कम लोग ऑर्डर देते हैं एट ए टाइम में, हम इसको डिस्काउंट करें। बट वो 5 लाख पेमेंट पाते पाते 10 साल लग गया, वो भी नहीं दिया, फिर 10 साल बाद वापस आए पापा के साथ फिर से बिजनेस करने के लिए, कोलकाता को मार्चेंट साउथ कोलकाता में, ठीक है, जब अच्छा रिलेशन, बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छा फिर फ्रेंडली रिलेशन हो गया था, पापा एक दिन बोला हम लोग घूमने जाएंगे, कहाँ, बोले कोलकाता, बोले बड़ा मजा आएगा, ठीक है, तो फिर माए, पता नहीं कि क्या बात है पैसे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, हम लोग का रिलेशन में तो कोई नहीं लगता, लेकिन अचानक से रिश्ता जुड़ रहा है, तो बेसिकली बिजनेस रिश्ता है। फिर आए, फिर मेट्रो में चढ़ाया, ये चढ़ाया वो चढ़ाया, बड़ा मजा आया, विक्टोरिया घुमाया, ठीक है, स्कूल में जाके बचपन में बोला कि मैं कोलकाता देख के आया, मेट्रो देख के आया, बहुत छोटा था तब, मैं तब का बात कर रहा हूँ, ये दूसरा कहानी था। तो पापा ऐसे जब भी कुछ होता है ऐसे दोस्ती यारा में आप बदल जाते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप ऐसे सभी के होते हैं, लेकिन फिर वो आता है वो वाला धोखा, फिर वो जैसे एक 5 लाख का कहानी, वो पुराना कहानी तो और है, लेकिन फिर से वो बंदा आके पापा को फिर बोलते हैं बिजनेस करना है, मानो 5 लाख बाकी था, 1 लाख देता है, बोलता है आपका पुराना पैसा का 1 लाख दे रहा हूँ, मेरे को और माल, पापा ने फिर से 3 लाख का माल लिया, अब 5 लाख में से 1 लाख मिला था, 4 लाख फिर से 3 लाख का दे दिया, मैंने धोखा खाया, फिर भी धोखा लेने के लिए फिर से रेडी है, ये वही बोला हो गया ना, जैसे जो दिल वाले लोग जैसे आशिकी में फंसते हैं, वैसा वाला बात हो जाता है, एक्चुअली क्या है ना, बिजनेसमैन के लिए आशिकी क्या हो जाता है बोले तो पैसा, समझा करो, गलती पापा का हो, मेरा हो या आपका, दूसरे के गलती से जो सीखे उसे स्मार्ट कहते हैं, अपने गलती से जो सीखे उसे क्लेवर कहते हैं, और जो किसी के गलती से ना सीखे उसे बोका कहते हैं, नॉनसेंस, याद रहेगा, जो दूसरों के गलती से सीख जाए उसे स्मार्ट कहते हैं, जो अपने गलती से सीख जाए उसे चालाक कहते हैं, और जो किसी के गलती से नहीं सुनता है सीखता है उसे बोका कहते हैं, जो भी हो। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रहा है देखो, वही बिजनेस का डील है, कभी मैं अपना कहानी बताता हूँ तो कभी किताबी कहानी बताता हूँ। X agrees to supply 10 tons of wheat to Y on 20th October. Y promised to pay for the goods on its receipt. X does not supply the goods on the due date. Due date पे सप्लाई नहीं दिया। Here Y is discharged from the liability of paying the price. अगर उसने प्रोडक्ट नहीं दिया तो हम पैसा ही क्यों दें? बात ऐसा था कि तुमने पेमेंट करेगा, तुम प्रोडक्ट भेजेगा, हम तुमको पेमेंट करेगा, तो प्रोडक्ट ही नहीं मिला तो पेमेंट कहाँ से? तो Y is entitled to rescind the contract. Rescind माने बेसिकली कैंसिल, रिसाइन माने कैंसिल, समझ में आ रहा है सर? हुआ था ये सब बातें लास्ट क्लास? yes. अब याद आ रहा है, यानी मेमोरी में कितना लोड डालने पे तब याद आता है कि सर ये सब एग्जांपल आपने लास्ट क्लास में बोला था। So Y is entitled to rescind the contract and to claim compensation for the damage which he has sustained because of non-supply of goods on the due date. ये वाला पॉइंट सुन, to claim compensation for damages which he has sustained because of non-supply of goods on the due date.
ड्यू डेट में गुड्स ना मिलने के कारण एक्स को जो लॉस हुआ है, माने ये तो 10 टन वेट उनको ना मिलने के कारण उसको जितना लॉस हुआ है वो कंपेंसेट वाई को करना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से कोर्ट ऐसा ही डिसीजन देगा। अगर कोर्ट पे जाओगे ना तो कोर्ट आपको डिसीजन सुनाएगा कि आपका कितना लॉस है, अब उस लॉस का भरपाई करने के लिए वाई को बोलेगा। समझे? अब ये तो हो गया रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या हुआ, सिंपल याद करते हैं कि अगर तुमको किसी ने धोखा दिया बिजनेस डील पे, ठीक है, तो तुम्हें भी अपना तरफ से जो परफॉर्मेंस करने का था वो परफॉर्मेंस नहीं करना। अगर मानो कि हर्ष मेरे को बोला था कि हाँ सर मैं आपको, मानो कि मैं तामा का बोतल का बिजनेस करना स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे को हेल्थ बेनिफिट मिला है, मैं सबको एडवर्टाइजमेंट किया, सब बोला ठीक है सर। तो हर्ष मानो तामा का काम करता है, उनका बड़ा बिजनेस है, मेरे को बोलते हैं ठीक है सर मैं आपको 100 बॉटल्स तामा का बोतल कॉपर बॉटल सप्लाई करूंगा, करने का वादा करके फिर नहीं दिया, ठीक है, और मेरे से पेमेंट मांग रहा है, तो मैं पेमेंट करूंगा तुमको, क्योंकि तुमने मेरे को कॉपर का बॉटल तो नहीं दिया, तो फिर मैं तुमको क्यों पेमेंट करूँ? सिंपल बात है, इसमें परफॉर्मेंस करना बंद हो जाएगा। मैंने एक पार्टी की तरफ से ब्रीच हो जाने से उल्टा पार्टी भी अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल बात कर रहा हूँ, लेकिन जब रियल बिजनेस होता है ना तो रियल बिजनेस में ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शूट फॉर डैमेज, शूट माने किसी के अगेंस्ट में केस करना, शूट माने केस कर देना, उसको बोलते हैं शू, ठीक है, केस शू करना। शूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन allowed for loss suffered by the agreed party due to breach of a contract. The object or awarding damages is not to punish the party at fault, but to make good the financial loss suffered by the agreed party due to the breach of contract. मतलब ये जो डैमेज का बात कर रहा हूँ, जैसे सिंपल बात है, जैसे इसने मेरे को कॉपर का बॉटल सप्लाई करने का वादा किया था, मानो 100 बॉटल्स का मार्केट में प्राइस है, ऐसे कॉपर बॉटल थोड़ा महंगा आता है, चलो मैं होलसेल रेट मांग रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस डील है ना, रिटेल रेट नहीं, 500 टका करके पर बॉटल का प्राइस था, 500 पर बॉटल, तो 100 बोतल का कितना होता है 5000। तो तुमसे मैंने 5000 का बॉटल मंगवाया, तुमने मेरे को नहीं दिया, अब मानो कि 5000 क्यों बोला, 50,000 का बॉटल मंगवाया, उसने मेरे को नहीं दिया, सॉरी सर कैलकुलेशन रॉन्ग था, ये हर्ष ने गलत बोला, तो 50,000 का बॉटल मंगवाया और इसने दिया नहीं। अब मानो कि श्रेया के साथ मेरा डील है, श्रेया इज फ्रॉम त्रिपुरा और मैं अपना बॉटल जो है त्रिपुरा में भेजूंगा, ठीक है, ऐसे तो बिजनेस चलता है, त्रिपुरा के साथ बंगाल का अच्छा ही डीलिंग चलता है। तो अभी त्रिपुरा में मैं बॉटल भेजूंगा, अब श्रेया मानो उधर कॉपर बॉटल का बिजनेस करता है, माइंड तो नहीं करेगा ना वो, फिर क्या चीजें बोल रहा हूँ मैं, तो अरबपति हूँ, आप मेरे को कॉपर बॉटल बेचा ना, ठीक है। अब मान कि मैंने श्रेया को बोला था कि अपना प्रॉफिट जोड़ के पर बॉटल में मैं होलसेलर हूँ, थोड़ा कम प्रॉफिट में चला लूंगा, 100 रुपीज पर बॉटल में मैं कमाना चाहता हूँ, कितना 100 पर बॉटल, अच्छा थोड़ा बढ़ा देते 200 टका पर बॉटल, तो मैं श्रेया को बोला था 700 टका में मैं श्रेया को बेचूंगा पर बॉटल, तो इसने मेरे को नहीं दिया, तो मैं तेरे को कैसे दूंगा? और तू मान इनके साथ डील कर लिया था, ऋषिता के साथ, अब तुमने ऋषिता को बोला था 900 टका में दे देंगे, मैंने एक डील कैंसिल, तो बाकी डील भी तो कैंसिल हो रहा है। तो अगर तुम मेरा ही लॉस देख लो, हर्ष के ब्रिज के कारण मैंने 200 टका करके पर बॉटल पे कितना बॉटल बोला था 100 बॉटल, 100 इंटू 200 कितना होता है 20,000 का मेरा बिजनेस लॉस है, ऊपर से एक तो मेरा प्रॉफिट लॉस है, ऊपर से ये जो प्रॉमिस जो तोड़ रहा है मेरा मेरा जो बिजनेस में मार्केट का गुडविल लॉस हो रहा है, उसका गुडविल लॉस हो रहा है ना, जैसे मानो जो टाइम दिया गया तो उस टाइम पे नहीं हो रहा है, अगर मैं टाइम पे चीजें नहीं दे पाता हूं तो मेरा मार्केट का गुडविल का क्या होगा? फिर आगे नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे साथ प्रोडक्ट ना खरीद के किसी और के पास प्रोडक्ट लेने चले जाओगे कि भाई ये तो बोलता है, फिर टाइम जब ड्यू डेट आता है फिर देता नहीं है ना? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ होगा? तो एक डील कैंसिल होने पे बाकी डील भी कैंसिल होने लगे, इस तरह से लॉस सिचुएशंस बिजनेस सिचुएशंस में बढ़ता जाएगा। इसलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच नॉर्मल मैटर नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है।
मैंने ऐसे ना, अरे किसी ने दे नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या हो जाएगा, अरे बहुत कुछ हो जाता है भाई, बहुत कुछ हो जाता है। इसमें आ जाता है सर सूट फॉर डैमेजेस। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी। एग्रीड माने कौन? हम आया बोल, एग्रीड माने किसको एग्रीड बोला जा रहा है? सर जिसके साथ ब्रीच हुआ है। जिसके साथ ब्रिज हुआ, थैंक यू सर। यही चीज मैं कुछ देर पहले भी बोला कि जिसके साथ ब्रिज हुआ है, माने जिसका कोई गलती नहीं, जिसका कोई गलती नहीं, वो एग्रीड होते हैं। जो जो धोखा दे रहा है उसे, वो तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। एग्रीड उसे कहते हैं जिसके साथ धोखा हो रहा या जिनका कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ ए बॉन्ड। The object of awarding damages is not to punish the party at fault। यहाँ पर किसी को अवार्ड देना, अवार्ड माने जैसे मानो कि मेरा लॉस हुआ है हर्ष के साथ डील करने के टाइम पे, तो कोर्ट अवार्ड मेरे को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट बट टू मेक गुड द फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर किसी को पनिश करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फाइनेंशियल लॉस एग्रीड पार्टी के साथ हो रहा है उसको कंपेंसेशन में, पनिश करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कि भाई इसको पनिश करके क्या मजा आ गया, नहीं, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। किसी को पनिश करने का मजा का बात नहीं। जिसके साथ खराब हो रहा है उनका जो लॉस है वो लॉस का कॉम्पेंसेशन उसको मिले, यही कोर्ट का मेन इच्छा। समझ में आ रहा है? इन इंडिया द रूल्स रिलेटिंग टू डैमेजेस आर बेस्ड ऑन जजमेंट इन इंग्लिश केस हेडली वर्सेस बैक्सेंडन। ये केस बोला था मैंने लास्ट क्लास में, हेडली वर्सेस, है ना। इसमें वो हेडली हेडली और बैक्सेंडल का केस में ये था कि हेडली का काम था सर, क्या बोलते हैं, फ्लोर मिल का काम था, उसका टूट गया था, सैफ टूट गया था। फ्लोर मिल समझते हो ना? फ्लोर मिल माने जहां पर आटा वगैरह पिसाई होता है। फिर वो किसी कुरियर कंपनी को दिया था, फिर कुरियर कंपनी उसको लेके गया था ठीक कराने के लिए, लेकिन टाइम पे वापस नहीं लेके आया। तो जो मशीन है, आटा मिल का जो मशीन है, वो मशीन बंद पड़ा था। तो मशीन बंद पड़ने के कारण उसका लॉस हो गया था। इसका एग्जाम्पल दिया था। एक बार जिनका लास्ट क्लास मिस है ना, मेरे से क्लास लेके एक बार देख लेना। आप लोग ऐसा मुंह बना रहे हो, मेरे को चिंता हो रहा है कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ऑनलाइन में बहुत लोग मेरे को बोला कि हाँ पढ़ाया, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट आ रहा है। नहीं तो ना, आप लोग जैसा कर रहे हो मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद नहीं पढ़ाया। ऑनलाइन कर ले क्लास, बोले गए तो ऑफलाइन नहीं करना, अरे चले इसकी ऑफलाइन है। Section 73 of Indian Contract Act, which deals with compensation for loss or damages caused by breach of contract, is based on the judgment in the above case. Compensation for loss or damage caused by breach of contract, Section 73 में बोलता है। जैसे कि आपको यही चीज एक्चुअली डिटेल्स में एक्चुअली जानना है कि सर कितना तरह का डैमेज क्लेम होता है। Section 73 of Indian Contract Act, which deals with compensation for loss or damage caused by breach of contract, is based on judgment in the above case. It states that the agreed party may claim damages as follows। माने एग्रीड पार्टी माने अगेन वही वाला, जिनके साथ धोखा हुआ या जिनका कोई गलती इस केस में नहीं। जैसे अगर तुम्हारे साथ किसी ने धोखा दिया बिजनेस पे, तो गलती तुम्हारा नहीं है, दूसरे का, तो एग्रीड पार्टी उसे कहते हैं। और एग्रीड पार्टी को ही डैमेज क्लेम का कॉम्पेंसेशन याद रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है सर, तो प्लीज डोंट इग्नोर, ठीक है। Such damages which naturally arose in the usual course of things from such breach, that this relates to ordinary damages arising in the usual course of things। Usual course of things माने हर बिजनेस का ना एक नेचुरल लॉस होता है। माने नेचुरली अगर नहीं होगा तो कितना लॉस होगा वो कैलकुलेशन हो सकता है। इसी को बोल रहे हैं कि सच डैमेजेस विच नेचुरली अरोज, नेचुरली अरोज माने नेचुरली आया है, ठीक है, कि हाँ ऐसा करने से इतना लॉस हो जा रहा है। तो यूजुअली यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, दिस रिलेट्स टू ऑर्डिनरी डैमेज। माने मेरा मशीन था, मैंने किसी को मशीन ठीक करने के लिए दिया और वो मेरा मशीन नॉर्मल टाइम से काफी देरी करके मेरे को दे रहा है, तो इसमें मेरा नेचुरल कितना लॉस हो रहा है। तो बेसिकली पर डे मेरे मशीन में मेरा कितना नॉर्मल रेवेन्यू अर्न होता है, वो एक आइडिया तो किया जा ही सकता है। हाँ सर, किसी के बिजनेस पे डेली कितना इनकम होता है उसका आइडिया किया जा सकता है, ये सब हाँ हो सकता है ना। तो एक एवरेज इनकम का आइडिया हो सकता है, लेकिन कोई हाँ स्पेशल डील, जैसे मानो मेरा ग्रोसरी दुकान,
एग्जाम्पल के लिए, अब मेरे ग्रोसरी दुकान में एवरेज में मेरा कितना रोजगार है, आई नो दैट, कि मे बी मैं डेली 5,000 का सेल करता हूँ या फिर मैं डेली 3,000 का सेल करता हूँ। लेकिन अचानक से मान हर्ष ने शादी करेगा, बोला सर के दुकान से एक ग्रोसरी ले, लड़की लोगों का शादी नहीं दे सकते, इसलिए तेरे को ही बोले। ठीक है, क्या है ना, लड़की लोग शादी देंगे, अभी फेमिनिज्म खड़ा हो जाएगा, हम शादी नहीं करेंगे, आप कौन होते हो मेरा शादी देने के लिए। इसलिए लड़की लोगों से एग्जाम्पल देना सही नहीं रहेगा, इसलिए जो भी बोलूंगा तेरे को ही बोलूंगा। बलि का बकरा बनेगा आज तक। ठीक है, मान हर्ष का शादी है, तो हर्ष अपने शादी में सारा ग्रोसरी का सामान मेरे दुकान से लेना चाहता है, तो एक शादी का सामान एवरेज इनकम से ज्यादा ही होगा। अगर मेरे दुकान डेली 5,000 का सामान बेचता है, किसी के शादी में ऑब्वियसली 5,000 से ज्यादा ही होगा। हाँ, कम से कम 50-60,000 का सामान तो हो ही जाएगा। तो ये मेरे एक स्पेशल इनकम है ना। तो क्या ऑर्डिनरी डैमेजेस इस एक्स्ट्रा इनकम को काउंट नहीं करता है? आप बात समझ रहे हो? मानो मेरा ग्रोसरी दुकान है, मेरे किसी के साथ कुछ डील हुआ था कि मेरे ग्रोसरी स्टोर में, सपोज मेरा फ्लोर मिल भी है साथ में, तो मेरा मशीन खराब हो गया, बंदा मशीन, मानो कि तेरा मशीन का दुकान है, तो मशीन को ठीक करके मेरे को देखा जाएगा, तो मेरा मशीन से जो भी आटा पिसाई होगा वो सादा उसके शादी में जाएगा। लेकिन तूने मशीन टाइम पे मेरे को ठीक नहीं करके दिया। ठीक है, तो अब मैं तेरे ऊपर क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे को कंपेंसेट कर, क्योंकि मेरे को काफी लॉस हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर्ष का शादी का जो लॉस है वो भी लॉस भी मांगूंगा। सर ये नेचुरली नहीं है, क्योंकि एक दुकान में नेचुरली इतना सेल नहीं रहता है। कभी कभार एक आध का शादी लग जाए, वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप हर चीज में जोड़ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज बोला है कि such damages which naturally arose in the usual course of things from such a breach, this relates to ordinary damages arising in usual course of, and such damages which are parties knew, जब दोनों पार्टी को पता है, they made the contract to be likely to result from the breach, this relates to special damage। the aforesaid special damages माने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले दोनों पार्टी को पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो किसका कितना लॉस होगा। जैसे अगर उसने मेरे साथ डील किया था और कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिखा है कि अगर तुम मेरा डील प्रॉपरली नहीं करते हो तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, तो ये लॉस के बारे में पूरा पूरी मेंशन है। तो अगर वो मेंशन है तो स्पेशल डैमेज क्लेम हो सकता है। The aforesaid compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reasons of the breach, and such compensation for damage arising from breach of quasi contract shall be same as in any other contract। मैं लास्ट दिन थोड़ा सा क्वासी के बारे में बोला था आप लोग। क्वासी का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी? क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? यस, ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है, बोलो सर, बोलो, बोलोगे आप लोग? बोलो सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्जांपल से समझा दो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Sir, it's like implied contract. যেটা লেখাতে নেই, but like it's implied that it's a contract. একটা মানে এক্সাম্পল দে। আচ্ছা, যদি আমরা আহ, রাস্তায় if we find a wallet, then it is our duty to return that wallet to the person. And if we don't, we are breaking the quasi contract basically. अश्मिता ने थोड़ा सा ट्राई किया है, बट अश्मिता देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसने बोला कि बेसिकली जो लिखा नहीं है इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे मानो, एक सिंपल बताता हूँ आपको, तुम किसी के चाय के दुकान में खड़े हो और चाय वाला ने अपने दुकान के सामने ना चाय के भाड़ में, होता है ना भाड़ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? कुल्लड़, बांग्ला में बोलते हैं भाड़, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कुल्लड़। तो चाय के भाड़ में या कुल्लड़ में चाय डाल के रखा है, तो आपने देखा भाई चाय वाला चाय सजा के रखा है, आपने एक उठाया पिया और चल दिया। जब चाय वाला बोला भाई पैसा, अरे नहीं मेरे को लगा आपने सजा के रखा है, सिर्फ फ्री में बांट रहे हो, मैं खा के चला नहीं। ऐसा बोलने से नहीं होगा, कान के नीचे लगाएगा एक। ठीक है, चाय पिए हो तो पेमेंट करके जाओ। ठीक है, भले ही तुम्हारे साथ उनका कोई बात नहीं हुआ था ना, तो तुमने चाय वाले की दुकान में जाके बोला था कि भैया एक कप चाय, और उसने दादा एक कप चाय, ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चाय रखा हुआ था, तुमने उठाया पिया और चल दिया, जिसको बोलते इम्प्लाइड। चाय पिया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, समझे? मानो रेस्टोरेंट में बैठे हो, मानो कि मानो कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, मे बी मैंने चाउमीन ऑर्डर दिया,
अब मान कीजिए मैं ना किसी इमरजेंसी कारण से अचानक से घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं निकल गया, ठीक है, और जो वेटर था उसने मेरा फेस प्रॉपरली देखा नहीं था, तो मैंने जैसे उठा उस टेबल में हर्ष आके बैठ गया, और जैसे ही हर्ष आया, हर्ष को बहुत जोर से भूख लगा था, और जो चाउमीन मैंने ऑर्डर किया था वो चाउमीन गपा गप 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 हर्ष ने खा लिया। इवन पूछा तक नहीं कि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, समथिंग, कुछ भी नहीं पूछा, उसने देखा भाई चाउमीन है, ठीक है, उसने सोचा कम्प्लीमेंट्री होगा होगा, ठीक है, अरे भाई अगर कम्प्लीमेंट्री है तो भी पूछ लो, ठीक है, कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। आज के डेट में कौन किसको इतना कॉम्प्लीमेंट्री खिलाता है? तो अगर हर्ष ने इसको खा लिया तो पेमेंट उसको करना पड़ेगा, समझे? तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पूछा क्वासी, क्वासी क्या होता है? ऐसे ये जो इम्प्लाइड वगैरह सब बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं वापस बात करूंगा, तो जो भी भूल रहे हो आप लोग फिर से पढ़ लेना सर अच्छे से, ठीक है, तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वासी माने जैसे अस्मिता ने अभी इसका एग्जाम्पल दिया मेरे को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एकदम सही बोला कि, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया इम्प्लाइड, तो इम्प्लाइड वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज ना ही करें तो अच्छा, ठीक है, क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक अलग होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसे मतलब फाइंडर ऑफ द गुड्स बोलते हैं उसको, फाइंडर ऑफ द गुड्स माने हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और हमको एक वॉलेट मिला किसी का पड़ा हुआ, तो जैसे मैंने वो वॉलेट ले लिया, फिर उसमें से पैसा निकाल के अपने जेब में रख दिया और वॉलेट को वहीं पर फेंक के चला गया, ये नहीं चलेगा सर, ये इलीगल है। सर मेरा मर्जी, मेरे को मिला, मैं जो भी करूं वॉलेट के साथ, आपको क्या? सर मेरे को तो कुछ नहीं है, पर देश के लॉ को प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है सर? हमारे देश में ना कुछ अनपढ़ लोगों को, या अनपढ़ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ा लिखा लोग भी करते हैं, कोई भी चीज पढ़ा हुआ वो अपना समझ के ले लेता है। नहीं सर, किसी का पढ़ा हुआ चीज मिले वो अपना नहीं है, और अगर आपको मिले ना, और इफ 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 वो वैल्यूएबल है, तो फिर आप कोशिश करो कि जिसका चीज है उस तक पहुंचाने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये तो एथिकल बात हो गया, सिटीजन का राइट, माने एक अच्छा सिटीजन होने का कर्तव्य, ड्यूटी हो गया। हाँ सर, ये जो अच्छा सिटीजन का ड्यूटी है ना, यही है क्वासी, कि अगर किसी का पढ़ा हुआ चीज तुमको मिले, वो चीज का पता करो, पुलिस में जाके दो। आपको पता है, मैंने एक ऐसा इंसान से मिला था लास्ट ईयर, उसका न्यूज़पेपर में भी आया था, बट वो न्यूज़पेपर का बात मैंने बाद में जाना। तो बेसिकली कोइंसिडेंट है, वो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है। मैं यहाँ से जा रहा था हावड़ा मेरे रिलेटिव के घर, श्री मामा घर जा रहा था, तो मैंने टैक्सी बुक किया, और बुकिंग में मेरे को जो टैक्सी वाला मिला, वो टैक्सी वाला कुछ दिन पहले ही पेपर में आया। तो मैं रास्ते में जाते जाते ऐसे बात कर रहा हूँ, तो अचानक से मेरे को न्यूज का एक कटिंग उसके गाड़ी में उसने लगा के रखा है, क्योंकि वो पेपर में आया था, तो उसके लिए एक बहुत प्राउड का दिन है, तो उसने वो कटिंग को पेपर में लगा के रखा था। मैं उसको बोले कि ये क्या है, तो क्योंकि लंबा सफर था, बात करते करते जा रहे थे, तो बोला ऐसा ऐसा बात है कि एक जन का शादी का जितना सोना था, अप्रोक्स वैल्यूएशन था 25 lakhs का, वो पूरा सोना एक फैमिली उसके गाड़ी पे रख के चला गया, और वो पूरा सोना उस जिसने भी उसकी गाड़ी से जो भी चीज था उनको वापस किया, वो भी थ्रू पुलिस। क्यों थ्रू पुलिस किया? मैं बोला कि अब डायरेक्ट उनको ही जाके दे देते। बोले जब मैं नेक्स्ट दिन सुबह उठ के देखा कि ये मेरे गाड़ी में सोना पड़ा हुआ है, पूरा जो भी शादी का शॉपिंग था, तो बोले पुलिस नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या था, अगर कुछ भी वो मेरे ऊपर आरोप लगा सकता था कि मैंने ये सोना ले लिया, मेरे को देना था, तो मैं थ्रू पुलिस किया। और पुलिस के साथ साथ मैंने मैंने उसने पूरा पुलिस को जाके बोला, पुलिस को जाके बोलने के बाद पुलिस ने भी एकदम रिपोर्टर वगैरह को लेके आया, फिर रिपोर्टर लेके उनके घर गया, फिर उनके घर जाके उसको सोना वापस किया, और फिर पूरा चीज एकदम पेपर में आया कि कोलकाता का टैक्सी ड्राइवर 25 लाख से 30 lakhs का वैल्यूएशन का सोना वापस किया। उस टैक्सी ड्राइवर के लिए वो 30 लाख का सोना उसका जिंदगी बना देता था। उस साल जिंदगी भर टैक्सी चला के कभी 30 लाख नहीं कमा सकते, कुछ इमेजिन कर सकते हो? तो ये सिटीजन का एक अच्छा नागरिक होने का परिचय है, चाहे वो अनपढ़ टैक्सी वाला ही क्यों ना हो। बाद में ममता दीदी ने उनको अवार्ड भी दिया, 50,000 उनको मैंने पुरस्कार के रूप में, सच्चाई का काम किया है, तो उनको 50,000 दिया था। और भी कुछ वादा किया था, उनका कुछ घर का रिलेशन, कुछ रिलेटेड, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है,
तो वो मेरे को अफसोस कर रहा था कि ममता दीदी उनको बोला था कि उनका जो जगह का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करके देगा, बट वो नहीं किया अब तक। ऐसा ऐसा आपको ट्रू स्टोरी बताया, ठीक है, मेरे पास पता नहीं फोटो होगा तो कभी दिखाऊंगा आपको। तो मेरे को अच्छा लगा कि वो बेसिकली सेलिब्रिटी टैक्सी वाला है, तो मैंने उससे एक सेल्फी भी लेके रखा है। बोलिए आप बहुत ही नेक इंसान हो, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलता है। तो जो भी हो, उन्होंने कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, पर उनको पता था उनको करना क्या चाहिए। तो समझा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला हुआ है, जिसमें लिखा ये है कि फाइंडर ऑफ द गुड्स अगर आप हो तो जिसका जो ओनर है उस तक पहुंचाने का सारा खेल आपका। अच्छा, यहाँ पर टैक्सी वाला एक चीज जरूर कर सकता था, ये सोना को पहुंचाने में उनको जितना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा वो उस सोना का जो ओनर है, गोल्ड का जो ओनर है, उनसे कंपेंसेशन के तौर पे ले सकता है। लेकिन इनका कंपेंसेशन तो सरकार ने कर दिया। और ऐसे भी इतना पे एक टैक्सी वाला आज के डेट में कि जो सोना वापस कर सकता है, वो थोड़ी ना बोलेगा कि आपके घर तक आने का भाड़ा दे दो मेरे को। ऐसे भाड़ा दिया था उनको। और ये भी मेरे को पता चला कि जिन फैमिली का सोना उन्होंने वापस किया, मैंने ये घटना घट के बहुत दिन हो गया, अप्रोक्स 9-10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2013-14 के आसपास का कहानी है। तो ये गोल्ड का जो मैंने फैमिली वाला जो था, उस फैमिली के साथ उनका आज भी रिलेशन है। और जिनका शादी था जो लड़की का, वो लड़की आज भी उनको घर पे कोई ओकेजन होता है तो उनको बुलाता है। समझ रहे थे, ट्रू इवेंट्स है ये सब, ओरिजिनल घटना है। तो ये है क्वासी, ठीक है। और मेरे को क्वासी का एक सच्चा एग्जाम्पल लाइव देखने का मौका, मैंने एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके उनके साथ मेरा मुलाकात भी हो गया। इत्तेफाक है, बट वही, अगर आप अच्छे काम करो तो अच्छा इंसान के ऊपर वाला मिला देता है। समझे सर? मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, आप अच्छा काम करते हो? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ कर नहीं बोलने वाला हूँ। समझे सर आप लोग? चलो, तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्वासी क्या होता है। एक क्वासी से कितना सारा बात कर लिया आपने, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दूसरे चैप्टर में आता है सर, there's a chapter known as quasi contract and contingent contract etc, बट मैं उस पर बात करूंगा। बट पहले ही आ गया तो बता दिए क्या है उसमें। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस, जैसे ऑर्डिनरी डैमेज का देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, द मेजर ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स ऑन द डेट ऑफ। देखो एकदम सिंपल कैलकुलेशन दिया है। ऑन 1st December X contracted to sell and deliver 50 tons of weight 8,000 per ton to Y on 1st January। on 20th December Y afterwards contracted to sell those goods to Z at 10,000 per ton। मैंने बेसिकली 1st December को X ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का, डिलीवर करने का 50 टन वेट मैंने गेहूं एट द रेट 8,000 पर टन टू Y on 1st January। on 20th December Y afterwards उसके बाद contracted to sell those goods to Z। माने जो उसने एक से खरीदा वो बाद में जेड को उसको बेचना चाहता है। जैसे एग्जांपल में अभी आपको फॉर्म कर रहा था, मैं तुमसे ले रहा था, मैं उसको दे रहा था। समझ में आ रहा है? वही वाला चीज यहाँ पर बोला था, ठीक है। वो 8,000 से एक्स वाई से ले रहा है, फिर वाई जेड को 10,000 में बेचने का वादा करता है, बट एक्स वाई को फेल करता है 1st जनवरी को एक्स वाई को मैंने वो व्हीट सप्लाई करने में फेलियर होता है। तो 8,000 का सप्लाई था, सप्लाई कितने का था? 8,000 का सप्लाई था। तो जिस दिन फेलियर हो गया, एक्स ने वाई से खरीद नहीं पाया, और सेम डेट पे मार्केट में कितना दाम चल रहा था? 9,500। माने मैंने पहले से डील करके रखा था 8,000 में व्हीट लेने का, बट जिस दिन मेरे को मिलना था उस दिन मेरे को मिला नहीं, तो मेरा डील तो बेकार हो गया। तो लेकिन मेरे को तो किसी और को डील पूरा करना है, ठीक है। जैसे जैसे मानो मैंने अगर हर्ष से लेके श्रेया को बेचने का बात किया, मैंने हर्ष फ्रॉम आसाम, मी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड श्रेया फ्रॉम त्रिपुरा। चलो अच्छा है, 3 स्टेट अलग अलग मिल गए। अब मैं आसाम से प्रोडक्ट लूंगा और फिर त्रिपुरा को बेचूंगा, ठीक है। ऐसे आसाम से त्रिपुरा पास है, बट फिर भी मैं घुमा के बेचूंगा, ऐसा हो सकता है। आपको पता है हमारे इंडियंस लोग कितना बोका है। यहाँ से क्या कैसे कैसे चीजें होते हैं स्पेशलिटी के ऊपर बेस करके। यहाँ से कपड़ा, मानो कपड़ा का जो रॉ मटेरियल्स है वो मिलता है गुजरात साइड। फिर वो कपड़ा गुजरात में बनने के बाद कपड़ा बना, मतलब उसका पूरा रॉ जो कापड़ है या जो साड़ी है वो गुजरात में बना, गुजरात के फैक्ट्री में, सूरत के फैक्ट्री में। फिर वो साड़ी डिजाइन होने के लिए कोलकाता आता है। साड़ी में जो डिजाइन रहता है ना, जरी का, डिफरेंट काइंड ऑफ, ये डिजाइनिंग गुजरात में नहीं होता,
डिजाइनिंग कोलकाता में होता है, फिर से वो साड़ी गुजरात जाता है या फिर भारत के दूसरे शहरों में, क्योंकि जहां जो स्किल अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? अब ये जो साड़ी में जो डिजाइन का काम है, ये फ्रॉम मुगल एरा से भी पहले से ये जरी का काम करने का कुछ हैबिट है। हमारे बंगाल के कुछ एरिया के लोग हैं जिनको कपड़ा का काम बहुत अच्छा आता है। ऐसे बंगाली जो है ना सर, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल साड़ी के ऊपर अलग अलग डिजाइनिंग करने में, और साड़ी का जो मैंने कारीगरी है इनके, इस पे इनका बहुत ही बड़ा फेमस इनका स्किल्स है। तो गुजरात से कापड़ बना फैक्ट्री से, फिर वो कापड़ इधर आया, उस पर डिजाइनिंग हुआ, फिर वही कपड़ा फिर से गुजरात जाएगा। ऐसा हो ही सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो हर्ष ने मेरे को दिया, मेरे को तुमको देना है। अब हर्ष के साथ मेरा डील हुआ था 8,000 में बेचने, बट हर्ष सही टाइम पे क्या बोला, नहीं हो पाएगा। तो मार्केट से अब तुम्हारे साथ भी मेरा डील है ना, अब मेरे को किसी तरह से अपना मुंह बचाना है। मुंह बचाना समझ रहे हो? मैंने इट्स लाइक एक रेस्पेक्ट का मैटर हो जा रहा है ना, गुडविल इशू हो रहा है। तो मेरे को किसी तरह से तुमको प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन मार्केट में वही प्रोडक्ट दाम चल रहा है 9,500, मानो ऋषिता वो चीज बेचता है, ठीक है, तो 9,500 मार्केट में दाम है। तो मैंने क्या किया, ऋषिता से प्रोडक्ट परचेस करके श्रेया को देके किसी तरह से अपना गुडविल को बचाया। लेकिन मेरा कितना लॉस हो गया, 1,500 टका करके तुमने लॉस कर दिया मेरा। कुछ समझे? हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि 9,500 आज के डेट में मार्केट में दाम है और डील था 8,000 का। तो वाई इज नॉट इंटेंडेड टू रिकवर द 1 लाख एज प्रॉफिट which would have been arising to Y from the sale of Z because the profit is indirect consequence of the breach of contract। मैंने कहना ये चाहता है कि मैं कितना रिकवर कर सकता हूँ, 50 टन था सर, है ना, देखो टोटल 50 टन देने का बात था, इनसे 50 टन लेके आपको 50 टन मैंने बेचता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पर X Y और Z हम ही लोग यहाँ पर बन गए। तो 1,500 टका करके 50 टन का जो माल है कितना होता है, 75,000 होता है। ये मैं हर से क्लेम कर सकता हूं, या फिर ऐसे बोलो Y जो है वो X से क्लेम कर सकता है, कितना, 75,000। लेकिन X ऐसा नहीं बोल सकता, Y ऐसा नहीं बोल सकता X को कि हमें 75,000 नहीं 1 लाख। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैं हर्ष को 1 लाख नहीं मांग सकता। अब 1 लाख कैसे, जैसे मानो कि मैं इसको कितने दाम पे बेचने का वादा किया था, इसके साथ मेरा डील कितने में हुआ था, 10,000 में। तो अगर मैं 10,000 करके 50 टन का प्रोडक्ट बेचता, ठीक है, तो और क्योंकि हर्ष ने मेरे को 8,000 में नहीं दिया, तो मेरा 2,000 करके लॉस है, 2,000 इंटू 50, क्योंकि हर्ष मेरे को 8,000 में देता तो जाके मैं उसको 2,000 10,000 में बेचता, तो मेरा प्रॉफिट कितने का था, 2,000 पर टन। तो 2,000 इंटू 50 टन मैंने, मेरा लॉस कितने का हो गया, 1 लाख। एक्चुअली दिस इज माई प्रॉफिट लॉस, मैंने जो प्रोबेबल प्रॉफिट मेरा होता वो मेरा लॉस हो गया इसके, है ना। लेकिन क्या ऑर्डिनरी डैमेजेस में मैं ये प्रॉफिट का लॉस क्लेम कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। ऑर्डिनरी डैमेजेस में प्रॉफिट का लॉस क्लेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा परचेस लॉस है मैं उसी को सिर्फ रिकवर कर सकता। समझे सर? हाँ, भूलो मत, ये सब छोटा छोटा बात है। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, आज तो पूरा रिपीट ही कर रहा हूँ। आज मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का फेस देख के मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसा करने से मेरे को रोज रिपीट करना पड़ेगा। स्पेशल डैमेजेस ऐसे, ये एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या माया तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जो रेगुलर क्लास नहीं किया उसको भी अगर समझ में आ रहा है, तो जो रेगुलर किया उसको तो समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा फिर या तो मैंने उनके साथ ब्रिज किया, फिर वो मेरे साथ ब्रिज किया। स्पेशल डैमेजेस, special damages are those which may be reasonably be supposed to have been in the contemplation of the both parties as probable result in the breach of contract। जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्पेशल डैमेज के बारे में भी कुछ पॉइंट्स में बात किया, बिल्डर का एग्जांपल किया था मैंने। बेसिकली स्पेशल डैमेज क्या होता है, जैसे मानो जो मेरा प्रॉफिट का लॉस हुआ था ना, 8,000 का प्रोडक्ट वो मेरे को 10,000 मैंने नहीं दिया, तो मेरे को मार्केट में 9,500 से खरीद के 10,000 में बेचना पड़ा, है ना। तो मेरा तो परचेस लॉस हुआ ना। लेकिन मानो कि अगर मैं हर्ष को पहले से बोल देता कि भाई देखो मेरे को इतने का बेचना है, हर्ष को पता है कि मेरा अगर कितना सेल में लॉस हो जाएगा, तो अगर मैं पहले से ये सब चीज लिख के देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, एज पर कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देता हूँ, तो इन दैट केस मैं हर्ष पे वो प्रॉफिट का लॉस क्लेम कर सकता हूँ।
The special damages वही कहते हैं, special damages are those which may be reasonably be supposed to have been in contemplation of both parties as the probable result of the breach of contract. माने दोनों पार्टी को पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो इसमें प्रोबेबल लॉस क्या बनेगा। समझ में आ रहा है सर? देखो इसमें मैं बोला था these damages can be recovered in the special circumstances which would result in a special loss in case of breach of contract are communicated to the promisor. promisor माने यहाँ पर मेरे और हर्ष के बीच में who is the promisor? हर्ष इज द प्रोमिसर, मैं कौन हूँ? प्रोमिसी। जो वादा करता है वो प्रोमिसर होता है और जिसके साथ वादा किया जाता है वो प्रोमिसी होता है। अगर तुम किसी को प्रपोज करते हो, प्यार करने का वादा करते हो, तो तुम कौन हो? प्रोमिसर। और जिनको कर रहे हो वो कौन है? प्रोमिसी। क्यों समझाया? ताकि याद रहे, नहीं तो प्रोमिसर प्रोमिसी में भी ना कोई कोई गड़बड़ करते हैं। ऑफर और ऑफरी भी बोलते हैं, प्रोमिसर प्रोमिसी भी बोलते हैं, ऑफर और ऑफरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई तुमको ऑफर देता है तो वो ऑफरर है और तुमको ऑफर दे रहा तो तुम ऑफरी हो। ठीक है, ए एक बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्ट टू इरेक्ट एंड फिनिश द हाउस बाय द 1st of January in order that B may give possession of it at that time to C. ए बी को बोल रहा है कि ए बिल्डर है, बिल्डर माने घर बनाता है, ठीक है, प्रोमोटर। बी कौन है? घर बना के किसी को भाड़े पे रखेगा या पोजीशन देना चाहता है। बी में गिव पोजीशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी, घर बना के दो। जैसे मानो चलो हर्ष को बहुत उल्टा सीधा बना, चलो हर्ष को एक अच्छा बिजनेसमैन बना देते हैं। अब हर्ष यहाँ पर कौन है? प्रोमोटर है। ठीक है, कौन है? हर्ष, प्रोमोटर। अब हर्ष मान की प्रोमोटर है और वो मेरे को बिल्डिंग बना के देगा और मैं जो बिल्डिंग बनाऊंगा उसके ऊपर बेस करके मैंने किसी को रेंट पे देना है। चलो उसको अंजलि को दे देंगे, ठीक है, पोजीशन दे देंगे अंजलि को। ठीक है, तो बी में गिव पोजीशंस ऑफ इट एट दैट टाइम टू सी टू whom बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। ठीक है, लेट इट माने भाड़ा देना, लेट इट माने भाड़ा देना। ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। ए को पता है कि बी और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, माने बेसिकली हर्ष को पता है मेरे और अंजलि के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट या क्या डील हुआ है कि अगर हर्ष मेरे को घर बना के देगा तो ही जाके मैं अंजलि को घर भाड़ा दे सकता हूँ। इसके बारे में इसको पता है। ठीक है, तो पॉइंट इज अब सब कुछ पता होने के बाद भी अगर तुम कोई काम को सीरियसली नहीं लेते हो तब तो बहुत गड़बड़ है ना। तो वही चीज यहाँ पर बोला, ए इज इन्फॉर्म्ड, ए माने यहाँ पर हर्ष, ठीक है, बी माने मैं और सी माने अंजलि। ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन। माने हर्ष जो है एकदम बेकार का प्रोमोटर है, ठीक है, घर बनाते ही घर गिर गया। अब अंजलि को कि मैं टूटा घर पोजीशंस पे रेंट पे दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड इट फेल्स डाउन एंड हैज टू बी रिबिल्ड बाय बी। ठीक है, तो बी को फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। कोई इन कॉन्सिक्वेंस लॉसेस द रेंट, इसके कारण मेरा अंजलि से मेरे को जो रेंट मिलने वाला था वो भी मेरे को नहीं मिलेगा, है ना। एंड विच ही वाज टू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सी, माने बेसिकली यहाँ पर अंजलि, एंड इज ऑब्लाइज्ड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू सी। तो फिर बदले में मेरे को कंपेंसेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि उसको मैंने घर रेंट पे देने का वादा किया था, इवन मैंने उससे एडवांस भी लेके रखा था। अब इन द मीन टाइम अगर उसको दूसरी जगह में जाके रहना पड़ेगा तो उसका कंपेंसेशन कौन भरेगा? मेरे को ही भरना पड़ेगा, है ना। अब मैं इसको कंपेंसेशन कहाँ से लाऊंगा? इससे लाऊंगा, है ना। सो ए मस्ट टेक मेक कंपेंसेशन टू बी, माने हर्ष कंपेंसेट करेगा मुझे और मैं कंपेंसेट करूंगा अंजलि को। ठीक है, फॉर द कॉस्ट ऑफ रिबिल्डिंग द हाउस, फॉर द रेंट लॉस्ट एंड फॉर द कॉम्पेंसेशन मेड टू सी। माने घर को रिबिल्ड करने का भी कॉम्पेंसेशन हर्ष मुझे करेगा। ठीक है, घर का जो रेंट मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, जिसके कारण मेरे को अंजलि को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, उसका भी पैसा ये मेरे को कॉम्पेंसेट करेगा। सारा चीज का खर्चा हर्ष को बेयर करना पड़ेगा। इतना गंदा काम इसलिए नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता है ये सब कोई मजाक नहीं है। गुड़गांव में 2021-22 में एक केस बना था, आई थिंक 22 में, 22 या 23 के स्टार्टिंग में, दो बड़ा सा बिल्डिंग टावर को गिरा दिया था। खबर है आप लोगों को? हाँ, गुड़गांव में या नोएडा में, आई थिंक कहीं पर भी होगा। दो बड़ा सा टावर, आई थिंक 15 माला का होगा और भी ज्यादा, मैंने हाँ RDX से उड़ा दिया पूरा। इलाहाबाद कोर्ट में केस चला, दिल्ली कोर्ट में केस चला, फिर अल्टीमेटली पूरा बिल्डिंग को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो तो बिल्डिंग बना था ना, जैसे मानो एक एरिया है यहाँ पर फ्लैट बन रहा है, इसमें मानो प्रोमोटर हर्ष है, ठीक है, अरे जस्ट एग्जाम्पल, विलेन बनने के पैसा होता है ज्यादा,
हीरो बनने तो कोई भी बन सकता है, सूरत अच्छा होने से विलन हीरो कोई भी बन सकता है, लेकिन विलन बनना आसान नहीं है, ठीक है? तो मान की हर्ष अपना जो है ये प्रमोटर है, और हम सबको ना घर अच्छा अच्छा घर देने का वादा किया, घर दिया, मेरे को बोला कि सर आपके सामने तो फ्रंट फेसिंग स्विमिंग पूल रहेगा, ठीक है, मेरे को बोला था कि फ्रंट फेसिंग स्विमिंग पूल, उन्होंने सुबह उठते ही बालकनी का पर्दा हटाएंगे और सामने स्विमिंग पूल एंड गार्डन, क्या नेचुरल व्यू होगा, आंखों को कितना सूदिंग मिलेगा, हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन इसने मेरा वादा तोड़ दिया, क्या किया, और उसी के कारण उसने मेरे से एक्स्ट्रा 15 लाख लिया उस स्विमिंग पूल और गार्डन बनाने के लिए। मैंने फ्लैट का रेट कैसे बढ़ा, नॉर्मल फ्लैट का रेट था 50 लाख, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 15 लाख रुपीज दिया, 65 लाख रुपीज, ताकि वो मेरे को सामने से वो क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल फेसिंग घर दे। लेकिन कुछ साल बाद, 2 साल बाद, स्विमिंग पूल को ढक के वहां पर दो तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया था फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो मेरे को स्विमिंग पूल का व्यू नहीं मिला, ऊपर से बाकी बिल्डिंग के लोगों को भी उस एरिया को कंजेशन हो गया, है ना, तो बाकी लोग मिलकर, और सब एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो था, सभी ने बहुत लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ने के कम से कम 15 साल बाद या 10 साल बाद कोर्ट ऑर्डर आया, कोर्ट बोला ये जो 2 बिल्डिंग एक्स्ट्रा बना है ये लीगल बिल्डिंग है, उसको गिराओ। समझे, सब होता है, ऐसा नहीं है। ये सब भी पॉलिटिकल दादागिरी है। पहले जो पॉलिटिकल पार्टी था उस एरिया में, वो पहले उन बिल्डर को बोला कि हाँ हाँ आप करो हम देख लेंगे, फिर बाद में ऊपर माला से आ गया, जैसे अभी हो रहा है कोलकाता में, जैसे फुटपाथ में जो लोग बिजनेसमैन उनके साथ जैसे हो रहे हैं हॉकर के साथ, वैसा ही बिल्डर के साथ भी होता है। बिल्डर पहले तो पॉलिटिकल सपोर्ट से कर लेता है, फिर बाद में फंस जाता है। इस बार तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कितना बड़े बड़े बिल्डर को पेनल्टी ठोका है इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बहुत सावधान, प्रॉपर्टी बनाने के टाइम पे भी, प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे भी, और प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे भी। तो समझ में आया सर किस तरह से स्पेशल कंपेंसेशन होता है? हाँ सर, यहाँ पर एक पॉइंट आया था, अब आपको मैं एक्चुअली आज हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है कि एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेजेस, पर मेरे को सारा डैमेजेस फिर से समझाना पड़ रहा है। Exemplary damages those which are in the nature of punishment. The court may award these damages case of one breach of promise to marry. देखा, मैं चाहूं या ना चाहूं ये लोग बात कर ही लेगा। किसी का दिल तोड़ने का, किसी का शादी करके भाग जाएगा, शादी का वादा करके भाग जाएगा, मजाक चल रहा है? हाँ, फेसबुक में मैं कभी एक डायलॉग सुना था एक छोटी बच्ची से, शायद जो लोग बंगाली समझते हो उनको ज्यादा पता होगा। एक डायलॉग ऐसा था, मे बी ऋषिदा कैन कनेक्ट, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसने एक डायलॉग दिया, वायरल हुआ था, बोले बोले আমার এইটুকু মন যদি ভেঙে যায় কে দেবে তোর বাবা, ठीक है, एक छोटा बच्चा, मैंने बेसिकली एक्चुअली छोटा बच्चे का मुंह से बोला जा रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो लड़का लोग धोखा देता है ना लड़की लोगों को, तो इसलिए एक छोटी बच्ची के मुंह से ये बताया जा रहा है कि मेरा इतना सा मन अगर टूट जाए कौन देगा, तेरा पापा। ठीक है, सो वही ये जो कौन देगा तेरा पापा, ये बहुत बड़ी बात है ना। दिल तोड़ने का क्या होगा, कोर्ट क्या पैसे से किसी का दिल जोड़ सकता है? देखो बात अगर दिल का हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, इसमें पैसा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैटर पैसे से ही हो, अलग बात है। जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन, या सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के दिन, आई थिंक सॉरी इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल के दिन, बैंगलोर में जॉब करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शादी.com में एक मैंने बेसिकली किसी को एक मैसेज भेजा। शादी.com होता है ना जो बेसिकली पार्टनर ढूंढते हैं शादी करने का, डेटिंग ऐप नहीं है, शादी करने का ऐप है, ठीक है। तो शादी.com में मैसेज किया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एनुअली 70 लाख पर एनम कमाता हूँ, ठीक है। तो वो मैसेज एक्चुअली उस लड़की का बाप के पास गया, पापा के पास, ठीक है। तो फिर उसका पापा बोल रहे कि आई एम हर फादर, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने मैसेज में रिप्लाई दिया। और फिर उन्होंने बोला कि इट्स ओके, थैंक यू फॉर योर मैसेज,
बट मैच के बाद बात करते हैं। मैच के बाद बात करते हैं, अभी बात पॉसिबल नहीं है। पहले मैच हो जाए, फिर 70 लाख का सैलरी है कि 1 करोड़ का, बाद में देखा जाएगा। पहले मैच इंपॉर्टेंट है। ये होता है इंडियन फादर। कि क्रिकेट का मैच है इंडिया का, तो फिर पहले मैच हो जाए, बेटी का शादी देखा जाएगा। समझे? जो भी हो, मेरा এইটুকু মন যদি ভেঙে যায় কে দেবে তোর বাবা। समझे? नहीं समझा बंगाली? अरे मेरा इतना सा मन अगर टूट जाए कौन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पलरी डैमेज बोलते हैं, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी which where damages shall be calculated on the basis of mental injury। मेंटल इंजरी समझ रहे हो ना? इसको दिखाई नहीं देता कोई भी मीटर से, बट अंदर से बहुत दुख होता है। सस्टेन्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी, wrongful dishonor of a check by a banker। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। wrongful dishonor of a check by a banker माने, मानो कि मैं एक जेंटलमैन इंसान, पेमेंट रिलेटेड मैटर में मेरा गुडविल है, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैंने बैंक को चेक दिया और बैंक ने मेरे चेक को डिसऑनर कर दिया और मेरे को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, और मार्केट में खबर फैल गया, प्रलय वातुड़ी द बिजनेस टाइकून बैंकरप्टेड। क्यों? क्योंकि मेरा चेक बाउंस हो गया ना। मान कि तू मेरे साथ बिजनेस डील करता है और 1 लाख का एक चेक दिया था, लेकिन मेरे अकाउंट में 1 लाख, मैंने बेसिकली चेक कब बाउंस होता है? जब अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, और बैंक ने मेरे को कोई इन्फॉर्म ना करके सीधा मैंने बेसिकली इसको बाउंस ही कर दिया और तुम्हारे अकाउंट में इसको कनेक्ट कर दिया, और तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट जाने के टाइम पे पेमेंट नहीं पहुंचा, और फिर तुम दुनिया में बोल रहे हो कि देखो ये बिजनेस टाइकून मिस्टर प्रलय जी, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, अकाउंट में बिना पैसे रख के मेरे को चेक सबमिट कर दिया। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे अकाउंट में करोड़ों पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट में करोड़ों पड़ा हुआ है। 1 लाख तो तुच्छ सा बात। अब 1 लाख के कारण मेरा गुडविल में जो हैम्पर हुआ है, इसका क्या होगा? तो बैंक अगर किसी बिजनेसमैन का मार्केट में इज्जत खराब करता है, तो बैंक को भी एग्जाम्पलरी डैमेज दिया जाता है। इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर, डिसऑनर माने जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बाउंस हो जाना, है ना, और अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाया जाता है ना सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर 10 में बोलते हैं ना, बिल्स डिसऑनर हो गया, मैंने पेमेंट करने के टाइम पे पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इन केस ऑफ a wrongful dishonor of a check, the rule is smaller the amount of the check, larger will be the amount of damages awarded। माने अमाउंट जितना होगा उससे ज्यादा डैमेज अवार्ड क्लेम किया जाएगा, क्योंकि इज्जत का फालूदा हुआ है। मैं बिजनेस टाइप हूं, मेरा इज्जत का फालूदा हुआ है। ये मुंबई में बड़ा यूज करता है, इज्जत का फालूदा कर दिया, ठीक है। वहां पर फालूदा खाया जाता है, फालूदा जानते हैं आप लोग? खाए हो फालूदा कभी? मुंबई में बड़ा फेमस है। वो सिमाइया होता है ना, जिसको हम लोग सेमाई बोलते हैं या फिर बारमेसिली भी बोलते हैं। वो एक शरबत बनाते हैं, फिर शरबत के ऊपर वो बॉइल्ड किया हुआ सिमाई होता है, उसको डालते हैं शरबत के ऊपर, और फिर ऊपर से किशमिश वगैरह काजू वगैरह सब डालते हैं। मुंबई में जाओगे तो अच्छे दुकान में फालूदा जरूर खाना, बहुत अच्छा बनाते हैं। हमारे कोलकाता में मैंने बहुत फालूदा ट्राई किया, अच्छा नहीं बनाते, मुंबई जैसा नहीं बनाता, बट मुंबई में बहुत अच्छा बनाता है फालूदा, ठीक है। तो वो लोग ये से मतलब इज्जत के मामले में लोग फालूदा को खींच के लाते हैं, इज्जत का फालूदा बनाते हैं। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। माने जितने का चेक में गलती नहीं है, उससे बड़ा अमाउंट का डैमेज क्लेम के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। मानो 1 लाख का अमाउंट था, पर मेरा गुडविल खराब हुआ है ना, हो सकता है कोर्ट बैंक को 5 लाख का जुर्माना कर। इसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी, माने एग्जाम्पल सेट करना, कि दोबारा किसी के साथ करने से पहले सोचना, दोबारा किसी को दिल तोड़ने से पहले सोचना, है ना। इंसान बोलते एक कहावत है ना हिंदी में, कि लातों का भूत बातों पे नहीं मानता, सुना है आप लोग कभी? हाँ, मैंने जो लात खा के मानेगा वो बात सुन के कभी नहीं मानेगा। तो बोलते लातों का भूत बातों पे नहीं मानते, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पलरी डैमेज भी जैसा है कि तुमको ऐसे समझाएगा तो तुम समझोगे नहीं, इसलिए कि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देंगे, आगे किसी के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचो। और भारत का लोगों का क्या है, ऐसा कोई भी कंट्री का, पैसा एक ऐसा चीज है, तुम उस पे मारो, पैसे पे मारो तो उसको याद रहेगा, मेरा लॉस हुआ था, मेरे को बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया था,
अच्छा अच्छा जाके बात करो, वो सब भूल जाए, समझे? पर डे 100 रुपीज, हाँ इसी को बोलते हैं लातों का भूत बातों पे नहीं मानता। ठीक है। पर डे स्कूल एब्सेंट में 100 रुपीज फाइन। अच्छा है, मेरे कॉलेज में था, इंग्लिश में बात ना करने से 500 टका पेनल्टी चार्ज करता था। ठीक है, ठीक है, तो मैं बात ही नहीं करता था। मैं कॉलेज में जाने तो चुप, क्या गलत इंग्लिश बोल देगा क्या पता, कोई हंसेगा उड़ेगा, चुप चुप। बंगाली मीडियम वाले हैं ना, थोड़ा डर लगता था ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो पॉइंट 500 टका, एक दिन देखा 500 का पेनल्टी दे रहा है एक जन। क्या है, क्या हुआ तेरे साथ, 500 टका क्यों दे रहा है? बोले भाई वो इंग्लिश के टीचर के क्लास में मैं हिंदी में बात कर लिया ना, इसलिए। ये भगवान, मैं तो बात ही नहीं करूंगा। फिर बाद में हड़ताल हुआ, बोले ये सब नहीं चलेगा। नॉमिनल डैमेजेस, अच्छा ये समझ गए सर आप लोग, एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस, माने एक तरह का पनिशमेंट की तरह किसी को। A trader may recover such damages. Wrongful dishonor of check shall adversely affect his goodwill, but a non-trader whose check is wrongfully dishonored will have to prove the loss of goodwill before claiming such. माने अगर आप बोल रहे हो कि आपका गुडविल पे आंच आया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई गुडविल में कितना आंच आया। मैंने वो प्रूव करना पड़ेगा कि सच में तुम्हारा गुडविल खराब हुआ है, तुमको प्रूव करना पड़ेगा सबके साथ कोर्ट में। ऐसे बताना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर किसी चीज में तुम्हारा गुडविल खराब होता है तो आप प्रूव करो, ठीक। ऐसा क्या बात है इसमें कि जिसमें आपका गुडविल का इशू है, समझे ना? जैसे आपको एक एग्जांपल है, हमारे इंडिया में कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं, इलीगल आईटी हब चलाता है, इलीगल मैंने कॉल सेंटर। शॉर्ट लिंक में भी बहुत सारा है, और बहुत सारा रैकेट पकड़ा भी गया है। ये लोग अमेरिका में फोन करके बोलता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ पढ़ के हमारे कोलकाता में काफी लोग काफी अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, और इवन अमेरिकन एक्सेंट में भी बात करना लोगों को आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अमेरिकन एक्सेंट में भी बात कर सकते हैं। तो जब वो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली देखो माइक्रोसॉफ्ट से बात करोगे तो अमेरिकन एक्सेंट में बात करना पड़ेगा। तुम अगर इंडियन या यूके एक्सेंट में बात करोगे तो ऑब्वियस बात है कि वो थोड़ा इशू हो जाएगा, समझ जाएगा वो तो। और माइक्रोसॉफ्ट में ना ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसका कोड बोलने से, कोड बता देने से वो माइक्रोसॉफ्ट का जो यूजर है वो समझ जाएगा कि ये आपका ही लैपटॉप। लेकिन एक्चुअली वो हर लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो कोड कॉमन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि आपके लैपटॉप में वायरस है, ये है वो है, हम सब माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहे हैं, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो तो, और आपका पूरा कंट्रोलिंग हमें दे दो। ठीक है, तो इस तरह का कंट्रोल लिया जाता है ना, तो जैसे ही कंट्रोल ले लेता है और पूरा एकदम, और पैसा भी अकाउंट में ले लेता है। तुम सोचो कि इस तरह से इंडिया का क्या गुडविल क्या बनता है इंटरनेशनली, इंडियंस चोर होते हैं। ये सब रैकेट को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। शॉर्ट लेग में तो लीगल बिजनेस 20% होता है, 80% इलीगल काम करता है। कांच के बिल्डिंग के अंदर जिसको देख क्या सोचते हो क्या बड़ा बिजनेस। कितना एमबीए कॉलेजेस इलीगल काम किया जानते हो आप लोग 2010-12 के आसपास के टाइम पे, तो बिलीव भी नहीं कर सकते। एक सेकंड होल्ड करो सर। समझ में आ रहा है सर, गुडविल किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, आपको जस्ट एक आइडिया देना है। बड़े पैमाने में दिया, छोटा पैमाने में भी हो सकता है। नॉमिनल damages are those which are awarded there where there is only a technical violations of a legal right, but the aggrieved party माने जिसके साथ खराब हुआ है has not in fact suffered any loss because of breach of contract. Aggrieved party का actually कोई loss नहीं। These damages are called nominal because they are very small. 1 रुपये भी कभी कभी होता है, मैंने जस्ट टू ये बताने के लिए कि भाई ये गलत है।
सर 1 टाका में क्या हो जाता है? 1 टाका में बहुत कुछ हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है तो कंसिडरेशन होना चाहिए ना। देयर इज अ चैप्टर नोन एज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन चैप्टर हमें ये सिखाते हैं कि बिना कंसिडरेशन पे कोई भी काम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। तो इफ समथिंग इन रिटर्न आपको एस्टेब्लिश करना है, सपोज तुम मेरे पास पढ़ते हो और मैं ये कॉमर्शियली करता हूँ, अगर चैरिटी होगा तो फ्री में हो, लेकिन अगर मैं कॉमर्शियली करता हूँ तो कम से कम 1 टाका मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, तो ये कॉमर्शियली एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली हमारे वेस्ट बंगाल में से एक केस हुआ था। टाटा कंपनी है ना सर, टाटा कंपनी 2009-10 के आसपास के टाइम पे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर हुगली डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट है हुगली बोल के, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है, उसका नाम है सिंगूर। जगह का नाम है सिंगूर। ठीक है। अब छोड़ो, आपको जगह याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने कोलकाता के हिस्ट्री में ये हिस्टोरिकल बैड लक है। ठीक है। तो टाटा ने अपना फैक्ट्री बनाने के लिए इधर जगह लिया था। देन गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे ऑन दैट टाइम, उनसे लिया था। 400 एकड़ का जमीन था, सॉरी 600 एकड़ का जमीन था, 600 एकड़। ये पूरा जमीन गवर्नमेंट से टाटा ने 1 रुपया में लिया, मैंने बेसिकली फ्री में। लेकिन क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है तो लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको तो प्रूव करना पड़ेगा कि टाटा को जो आपने जमीन दिया क्या दाम पे दी, तो नॉमिनल एक चार्जेस किया। ये डैमेज का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा हूँ। डैमेज क्लेम अलग बात है, डैमेज क्लेम तो ब्रीच के बाद होता है। मैं यहाँ पर जस्ट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 1 टाका में भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर तो फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टाटा को 1 टाका में क्यों दिया था या फ्री में क्यों दिया था? बिकॉज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पोपाड़ी बज चुका था। पोपाड़ी समझते हो ना, मैंने जाने का जो आवाज है वो आ चुका था। अब 34 साल राज किया है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे डब्बा दिया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का पूरा कल्चरल कॉन्सेप्ट को पूरा खराब करके रख दिया है। तो 2011 में ऑन दैट टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे काफी अच्छे इंसान थे। कम्युनिज्म मेरे को पसंद नहीं आता बट वो इंसान मेरे को पसंद है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इट्स अ वेरी जेंटलमैन। तो उन्होंने एक लास्ट ट्राई किया था। उन्होंने 2 अच्छा काम किया। ये जो सॉल्टलेक में जो आईटी सेक्टर बना है वो भी उन्हीं का ही देन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का। क्योंकि ज्योति बासु ने इंग्लिश को थोड़ा कंप्यूटर लाने नहीं दिया, बट सेकंड में बुद्धदेव भट्टाचार्य फ्रॉम द सेम पार्टी, उन्होंने कंप्यूटर मैंने वेस्ट बंगाल में आईटी सेक्टर को उन्होंने उस टाइम पे नाम भी दिया था, शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुद्धिकरण। मैंने गलती कर दिया था उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है। 94 में जब बैंगलोर में कंप्यूटर मैंने आईटी सेक्टर गया ना सर, 94 95 में, तो पहले अमेरिका बोला था कि कोलकाता आएगा, बट बुद्धदेव ज्योति बासु ने आने नहीं दिया। बोले नहीं, कंप्यूटर आने से यहाँ का सब लोग बेकार हो जाएगा। फिर आईटी हब जब बैंगलोर में बना, हैदराबाद में बना, उससे पहले कोलकाता को मौका मिला था। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम बोले आपको अगर इतना एजुकेटेड लोग चाहिए एक साथ तो आप कोलकाता चले जाओ, वहां पर बंगालीज लोग हैं, पढ़ा लिखा होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल ने अपॉर्चुनिटी यूज नहीं किया, तो उस टाइम पे खत्म। फिर 2011 में टाटा के साथ डील किया, क्योंकि कम्युनिस्ट वालों ने खुद सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लात मार मार के भगाया यहाँ से। और फिर शुद्धिकरण करने के लिए फिर से बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक स्टेप्स लिया था कि एक बड़ा इंडस्ट्री को कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में लाना चाहिए। लेकिन वो शुद्धिकरण भी फेलियर हुआ, ममता दीदी ने होने नहीं दिया। मैंने सीपीएम के कम्युनिस्ट के चाबी से कम्युनिस्ट को ही मारा, समझे? ममता दीदी पूरा धरना में बैठ गया, किसान आंदोलन चालू कर दिया, बोले किसान का जमीन हड़प रहा है। फिर इतना, फिर टाटा ने, फिर उस टाइम पे मोदी जी थे गुजरात के सीएम, तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। तो मोदी जी इधर, टाटा इधर पागल हो रहा था। रतन टाटा को मैसेज किया कि अगर आपको बंगाल में इतना प्रॉब्लम हो रहा है आप गुजरात आओ, आपको जितना जगह चाहिए मैं दूंगा। एग्जैक्टली सर, नैनो कार का। यही अच्छी बात है कि आप लोगों ने समझ लिया, मैं नैनो को शब्द को यूज ना करके पूरा कहानी बताया। थैंक यू सर। तो वो नैनो कार चला गया सानंद गुजरात में, और नैनो उधर बनने के बाद, टाटा का वो फैक्ट्री बनने के बाद, वर्ल्ड का सभी बड़े बड़े फैक्ट्री इंटरनेशनल कार सब आ गया गुजरात में। और पश्चिम बंगाल को क्या मिला? लड्डू भी नहीं मिला। तेरे इश्क में मुझे क्या मिला? ना बाबा जी का ठुल्लू। जो भी हो,
लेकिन मेरे आपको कहने का मतलब ये था कि 1% में भी डील हो सकता है और डैमेज भी 1% में हो सकता है। वो बेसिकली तभी 1% का डैमेज दिया जाता है कोर्ट की तरफ से जब बस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, पर जिनके साथ ब्रीच हुआ है उनका एक्चुअली कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने इस चीज का एक किसी भी फंक्शंस का एक मिनिमम एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में उसको 1 रुपये का पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ऐसे किसको बोला जाता है? नॉमिनल डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। H with his wife and children booked a ticket for a midnight train to be transported to a particular place where he lived. They were, however, transported to a wrong place and they had to work several miles on a drizzling night. ठीक है, and as a result, his wife caught cold and he had to incur some medical expenses. It was held that he could recover compensation for inconvenience and not for medical expenses for the sickness of his wife because it was very remote consequences. उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा इनकॉन्वीनियंस के कारण, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बिकॉज ये रिमोट कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे कभी कभी ना रेल का ऐसा होता है कि रेल एक ट्रैक में जाता है, बट कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में काम चलने के कारण ट्रैक को घुमा के लेके जाना पड़ता है। जैसे अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, एक रास्ता पटना होके भी आता है और एक रास्ता धनबाद होके भी निकलता है। ठीक है, सो अगर पटना होके जाएगा और मानो पटना वाला ट्रेन को धनबाद से निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में चांसेस इज वेरी दैट कि जो उस रूट का टिकट काटा था उनको बहुत दूर के किसी एरिया में उनको उतरना पड़ेगा, फिर वहां से उनको बहुत झमेला करके जाना पड़ेगा, तकलीफ होगा, पर घर के आसपास पे नहीं, थोड़ा सा दूर में पहुंचेगा। तो इनकॉन्वीनियंस के कारण अगर कुछ लॉस होता है उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस का कोई प्रोविजन इसमें नहीं। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है डैमेजेस फॉर इनकॉन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। ये रेलवेज के केस में काफी देखा जाता है। ठीक है, ये केस बना था सर, हॉब्स वर्सेस लंदन एंड SW रेल कंपनी। ठीक है, ऐसा केसेस। फिर आगे आते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, और फिर आता है सर फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर ये बाकी डैमेजेस में नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली मुझे आज ही ये बोलना था, बट मैं आज बोल नहीं पाया आप लोगों का हालत के कारण। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्लीज पढ़ के आइएगा, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि आप लोग क्लास का सब चीज भूल रहे हो। नोट्स कलेक्ट कर लेना और प्लीज गो थ्रू करके आना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक बता के मैं एक्चुअली ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा और फ्रेश टॉपिक में जाऊंगा। ठीक है, इन द मेन टाइम अगर किसी का पिछला 2-3 क्लासेस मिस है तो मेरे से क्लास लेके एक बार प्लीज गो थ्रू करके रखो। आज का क्लास इतना ही है सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, टाटा थैंक सर, यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, Bye, गुड नाइट sir. सर। गुड नाइट सर, बाय सर।